है। पर आप लोग को मैं इतनी बार बता रही हूँ, इतने अच्छे से बता रही हूँ, डिस्कशन कर रही हूँ, लिखवा रही हूँ एक एक पॉइंट। ये भी कोई बहाना नहीं है कि आपको नोट्स नहीं मिल रहा है मैडम, आप तो उठाकर पीडीएफ दे रहे हो, या मैडम आप पीडीएफ नहीं दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ नोट्स, या आप सिर्फ लेक्चर दे रहे हो, या लेक्चर नहीं दे रहे हो सिर्फ नोट्स और पीडीएफ दे रहे हो, तो भी बात है। सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ जा रही है? एक आध दो बच्चे क्लास में जो थोड़ा ठीक लिख रहे हैं, एक तो सेज अली है, बस एक्चुअली क्लास में देखा जाए, मैं सच्चाई बताऊं आपको, सिर्फ वो ही ठीक अपना जो कॉन्सेप्ट है वो बता रही है। ऐसा लग रहा है क्लास बस उसी को समझ में आ रही है अकेले, और किसी को क्लास ही समझ में नहीं आ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है मुझे बताओ ना बेटा, तभी तो मैं उसको सॉल्व करूंगी। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? अगर आप मुझसे डिस्कशन नहीं करोगे, अच्छा बताओ तो मैं आपसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगी आपकी? मैं डॉक्टर के पास जाऊं और बताऊं ही नहीं मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, और फिर मैं आकर बोलूं डॉक्टर बहुत खराब है, मेरा इलाज नहीं कर रहा है, तो वो कहेगा नहीं कि स्मिता जब तुम आते हो मुझे बताओ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या चल रही है, तब तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूंगा, कोई मेडिसिन लिखूंगा, कोई टेस्ट कराऊंगा। तो सेम एज आप मुझे प्रॉब्लम बताओ कि मैडम मेरे, जैसे तुमने बोला मुझे पता है कि पिछली बार मात्रा की मिस्टेक थी, इस बार और खराब लिखा है, लेकिन तुमने मुझसे कोई बात तो नहीं की ना विशाल अब तक में? मानते हो ईमानदारी से? ऐसा तो नहीं है कि विशाल तुम आए बेटा मेरे पास और मैंने तुम्हें भगा दिया हो, है ना? आ जाओ। तो मैं वही कह रही ना बेटा कि ऐसा तो, अगर ऐसा हुआ है तो तुम बिल्कुल मेरी कंप्लेन कर दो मैनेजमेंट में, है ना? कि अब मैडम के पास गए थे और मैडम ने हमारी इंसल्ट करके भगा दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर, मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, तब तो आप मेरी कंप्लेन जरूर करिए। पर मेरी आप क्या कंप्लेन करेंगे मैनेजमेंट में? ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन रिकॉर्ड बात है कि मैं हर दिन बच्चों से कह रही हूँ कि बेटा कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछो, मैं तब तक टॉपिक आगे नहीं बढ़ाऊंगी जब तक आपको समझ में ना आए। और आपको समझ भी नहीं आ रहा है और आप लोग कह रहे हो हमें पहले से पता है, हमने खराब लिखा है, तो ये कैसे काम चलेगा? आ जाओ। कल काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे आप लोग के पेपर चेक करके, बात उस पर हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कि इतना खराब बच्चे कैसे लिख सकते हैं? हाँ मतलब बहुत ही खराब, इतना खराब कि कोई हद ही नहीं है। और बोलो सच में बेटा, आपको तो पता है मैं कितनी फ्रैंक नेचर की और कितनी जॉली नेचर की टीचर हूँ, और गुस्सा मुझे देखो अभी भी नहीं आ रहा, हंसी आ रही है मुझे, एक्चुअली हंसी आ रही है, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं। हम आपकी वैसे इंसल्ट नहीं कर सकते, तमाचा नहीं मार सकते, कान नहीं खींच सकते, हम जो बोल सकते बहुत डिग्निफाइड तरीके से ही बोल सकते हैं, और डिग्निफाइड तरीका मेरा यही है, प्लीज़ बेटा डू वर्क हार्ड। इससे अच्छी डिग्निटी रख के मैं क्लास में आपसे बात नहीं कर सकती बेटा। डू वर्क हार्ड, है ना? बहुत हार्ड वर्क करने की नीड है आप सभी को, बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंड आई डोंट नो कि अभी तक किसी ने आपका अभी तक कोई मेंस में ऐसे हुआ है टेस्ट? नहीं हुआ ना बेटा, यही तो कमी है। आपको बोलना चाहिए ना सर को, मैम को, कि टीचर्स हमारे, हाँ बस अब बताओ बेटा, आपको पता है आप प्रीलिम्स की तो खूब डटकर टेस्ट दे रहे हो, पर अगर साथ साथ अलॉन्ग विथ आपने मेंस की तैयारी नहीं की ना बच्चों, ये पूरी की पूरी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है? जैसे आईआईटी में क्या कराते हैं, मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी, और अगर बच्चा सिर्फ मेंस सोच के चल रहा है ना, तो ना तो मेंस निकलेगा ना ही एडवांस, उसे क्या सोचकर चलना पड़ता है? एडवांस। सेम एज आपको भी यहाँ पर प्रीलिम्स नहीं लेकर चलना है, इनफैक्ट आपको तो बोलना चाहिए कि एक वीक हमारा मेंस का टेस्ट लीजिए और एक वीक हमारा प्रीलिम्स का लीजिए। ये सजेशन जाइए और जाकर वहाँ पर डायरेक्टर सर मैम जो भी उनको दीजिए सारे बच्चे, और बताइए ईमानदारी से, जस्ट बिकॉज ऑफ मैम ने हमारे टेस्ट लिए और उसमें हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो मैम चाह रही है, मैम भी चाह रही है और हम भी चाह रहे हैं हमारे हर वीक टेस्ट हो, बल्कि प्रीलिम्स एक बार आप लास्ट में भी लगवा दें, समझ रहे ना, प्रैक्टिस सेट्स के तौर पर। बट रिटन की प्रैक्टिस तो हो बेटा, प्रीलिम्स निकाल के करोगे क्या? आईआईटी में तो फिर भी मेंस निकाल कर सीट मिल जाती है, कॉलेज मिल जाता है, यहाँ थोड़ी ना कुछ है। यहाँ प्रीलिम्स निकाल कर आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे बेटा, कुछ नहीं कर पाओगे, बस खुश हो लेना देख देख कर कि मेरा प्रीलिम्स निकल गया, और अगर मेंस की तैयारी नहीं रही सब धरा का धरा रह जाएगा बेटा, ठीक है ना? तो एक ही पर बात नहीं हो रही है, किसी एक पर बात नहीं कर रही हूँ, डोंट वरी कि मैं पर्टिकुलर इस पर बात करी, उसकी इंसल्ट करी। मेरा इंसल्ट करने का कोई मूड ही नहीं है, मैं टीचर हूँ आपकी, टीचर भला क्यों अपने स्टूडेंट्स की इंसल्ट करेगा बताइए, है ना? वो तो सीख देगा कि आप देखो बेटा इतनी बार मैंने समझाया, मोटिवेट किया, पेपर रीडिंग का तरीका बताया, जो आप बोल रहे हो मैं वो कर रही हूँ, आप पर्सनल आओ मुझसे बात करो, ठीक है? मान लीजिए आपने जस्ट अभी बोला, आज बोला, मैं आज नहीं टाइम दूंगी, कल दूंगी ना, परसों दूंगी ना, है ना? मैं ये तो नहीं किया मैं 10 मिनट जल्दी आऊँगी, पहले आऊँगी, बाद में, वो मेरा प्रॉब्लम है, आप मुझे बताकर छोड़ दो।
है ना, लेकिन फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी तो करो। आई बात समझ में? अब ऐसा भी ना हो ना कि उस पर इम्प्लीमेंट ही ना हो, मैंने तो बोल दिया, एनर्जी बर्बाद कर दी, 1 घंटा खड़े होकर बच्चे फिर वहीं के वहीं, बच्चे फिर वहीं के वहीं, है ना। ठीक है, कोई कमी है मुझे बताओ, कोई कॉन्सेप्ट, मैं देखो इसलिए आपको रिपीट पूछती हूँ ना ओरली क्लास के अंदर कि देखो आप बताओ मुझे, फिर आप लोग ठीक बताते हो, तो वही चीज़ है। तो ठीक है, दीपिका ही नहीं है ना? हाँ, ये देखो पेपर्स, ये देखो पेपर्स हैं, ऐसे रंगे हुए पेपर्स हैं, इस तरीके के रंगे हुए पेपर्स हैं। ये दीपिका के ही आई थिंक दोनों, हाँ दोनों दीपिका के हैं। और हिंदी के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि उन्हें मात्रा ही लगानी नहीं आ रही है, और जब तक मात्रा लगानी नहीं आएगी, हिंदी मीडियम के सभी बच्चे सुन ले ध्यान से, और जो बाद में आए उन्हें बता दें, जब तक मात्रा लगानी नहीं आएगी पूरा क्रॉस मार देंगे। कितनी बड़ी कमी है ये कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मात्राएं ठीक से लगानी नहीं आ रही है, या इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सेंटेंस मेकिंग नहीं आ रही है। बहुत से इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, क्यों इंग्लिश मीडियम लिए हुए मुझे नहीं समझ में आ रहा। सेंटेंस मेकिंग नहीं है, स्पेलिंग नहीं है, वोकैब नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मीडियम को करेक्ट करो। अगर इंग्लिश नहीं ले सकते हो तो हिंदी में स्विच करो, और हिंदी वाले इंग्लिश स्विच नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, तो कम से कम अपनी लेखनी सुधारे, वर्तनी मतलब स्पेलिंग सुधारे, अपनी राइटिंग सुधारें। मात्रा की बहुत जबरदस्त मिस्टेक है बेटा, और जब तक वो ठीक नहीं होगी आगे की कोई चीज जाएगी ही नहीं। अब देखो दीपिका ने लिखा था मुद्रास्फीति 1990 में आई थी, बताइए ऐसा कब पढ़ाया गया आपको? ये तो लग रहा है ना मैंने ही पढ़ाया होगा। डायरेक्टर सर देखेंगे तो कहेंगे आप ही ने पढ़ाया होगा, तभी तो बच्चे ने लिखा है। बात तो सही है, आप ही ने पढ़ाया होगा कि मुद्रास्फीति 1990 में आई थी। मुद्रास्फीति देश में मंदी के संकट उत्पन्न करता है। कोई है, कोई सेंटेंस मेकिंग है? ईमानदारी से बोलना, आप ही की कलीग है, मेरी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बच्ची है, सिंसियर है, लेकिन कमी तो बतानी पड़ेगी ना बच्चे की। ऐसा थोड़ी ना कि मैं सबको शाबाशी दे दूं, इसमें वेरी गुड दे दो तो मैं चीट कर रही हूं आपको, वो तो धोखा है ना बाबा ना। अपन तो कान पकड़े, ऐसा पैसा अपन को नहीं कमाना, क्योंकि अपने भी आगे बच्चे बैठे हैं। आज अगर अपन ऐसी हराम की कमाई खाएंगे तो कल अपने ही सामने आएगी, अपने बच्चों के आगे आएगी। बड़ी सीधी बात है भाई, अपने को तो जो कमी बताना है, चाहे बच्चे धक्के मार के निकाले, चाहे इंसल्ट करके निकाले, पढ़ने से मना कर दे, वो ठीक है, सुकून क्या रहेगा मन में? कोई नहीं। हम अच्छा बता रहे थे, बच्चों को पसंद नहीं आई, बच्चों ने भगा दिया। बच्चों को वो टीचर चाहिए जो उनके मुंह पे मीठी मीठी बातें करे, उन्हें वेरी गुड बोले, शाबाश बोले, भाई ठीक है वैसे टीचर से पढ़ लो। लेकिन याद आप 5 साल बाद हमारे जैसे टीचर को करोगे कि अगर उस समय उनकी बात मानी होती, जो कड़क बोलती थी टीचर, और सुधार किया होता, आज हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं होते। ये कम वक्त टीचर आए, पढ़ाकर मीठे बन के, दोस्ती यारी करके, पार्टी करके, सब करके चले गए हमारे साथ। कोई फायदा नहीं निकलेगा बेटा उस चीज़ से, ठीक है ना। बहुत बहुत कमी है, ऐसा नहीं है कि मैं दीपिका की कोई इंसल्ट कर रही हूँ, बहुत बहुत सारी कमी है कि क्या क्या उसने लिखा है, मतलब समझ ही नहीं आता कि देखो आपको खुद को लगेगा दीपिका ये तू क्या लिख रही थी यार ये क्या लिख रही थी सच में तो। ठीक है, ये पेपर किसका है ये जिसने, अच्छा ये तो साक्षी का था ना। हाँ साक्षी देखो दोबारा तुमने बहुत अच्छा लिखा, मानती हो, कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट मैंने तुम्हें दिया भी है, नाइस वेरी गुड दोनों पेपर में। बट तुम मानती हो कि टेस्ट में नहीं दे पाई थी क्लास में, ये क्लास के बाद लिखा गया है। मतलब तुमने चीट नहीं किया पर तुमने पढ़ा होगा पहले, फिर थोड़ी देर बाद तुमने लिखा होगा, मैं समझ गई, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली ये अच्छा है, लेकिन बेटा फिर क्लास में तो प्रदर्शन करना पड़ेगा ना, वही बात आ गई है ना। हर टेस्ट अपन पढ़ने के बाद तो नहीं लिखेंगे, बट ठीक है अच्छा है ना। ठीक है, सेजल देखो फिर वही बात है, अब सेजल की कोई कमी नहीं है, सेजल मेरी रिलेटिव नहीं है, सेजल मेरे भाई बहन की बेटी नहीं है, बताओ मेरी बेटी नहीं है कि मैं उसको बैठूं और यहाँ पर फेवर करूं। ऐसा नहीं, मैं उससे बात करती हूँ, उसके साथ मेट्रो में आती जाती हूँ, तो भी आपको इल्जाम लगाएं कि भाई सेजल इनकी बड़ी फेवरेट है, जाती आती इनके साथ पड़ोस में रहती है। कोई लेना देना ही नहीं उससे मेरा, उसके मुंह पर कह रही हूँ, ठीक है। इनफैक्ट साक्षी के पास तो नंबर है, उसके पास तो नंबर नहीं है, एक बात है, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी बात है, बट शी इज परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है यार। एंड उसे मैंने कभी कुछ सिखाया भी नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास आई है, मैंने उसे पर्सनल समझाया भी है, तो भी एक बात हो सकती है कि चलो उसने कभी मुझसे कुछ समझाया, वो आई भी नहीं, कभी आई तो मेरे पास, वो आई नहीं मेरे पास कभी, किसी चीज के लिए नहीं आई, किसी डाउट के लिए, किसी चीज के लिए। बट जब लिखती है ना एकदम परफेक्ट लिखती है यार, मजा आ जाता है। सेजल जैसे बच्चे का पेपर चेक करके लगता है कि हाँ यार हम ही इस बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। जब डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं यार, अपने आप में लगता है हमारी गलती तो नहीं है, लेकिन जब सेजल को देखो तो लगता है ये कैसे कर रही है, ये कर रही है, मतलब हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। चलो बहुत माइंड ब्लोइंग नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, लेकिन ठीक ठाक तो पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ ईमानदारी तो कर रहे हैं। आकर 2 घंटा लगातार बच्चों से मैं हर दिन आप लोगों से पूछती हूँ, बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम, पीछे से कोई क्वेश्चन है, एक बार नहीं 1000 बार पूछो। मैंने ये सेंटेंस रट गया होगा आपको, आप शायद मेरा मजाक भी उड़ाते होंगे, एक बार नहीं 1000 बार पूछो,
कोई बात नहीं है, बच्चे करते हैं सब अपनी उम्र में, टीचर्स का मजाक उड़ाना, उनकी एक्ट करना, ये सब चलता है, हमारे बच्चे भी करते हैं, ओके चलता है। तो मैं अभी भी कह रही हूँ, एक बार नहीं 1000 बार पूछो। अब 1000 के बीच में भी जितने नंबर से वो भी पूछो, 1 से 1000 ही नहीं पूछना है, 2, 4, 5, 10, 20 जितनी बार आपको लगे बच्चों पूछो। आप बोलो कि मैडम एक आध दिन ना एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा, क्लासेस के बाद हमें कुछ और डाउट होंगे, वो चलो वो तो हम रखेंगे ही रखेंगे, वो तो बात ही नहीं है ना, वो तो रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन उसमें भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बेटा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पूछो बच्चों, है ना। हम तो चले जाएंगे यहाँ से, फिर क्या होगा आप लोगों का, है ना। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम, और जो कमी मुझे दिख रही है आपकी ईमानदारी से, वो ना पढ़ने की दिख रही है, ना पढ़ पाने की दिख रही है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा शेड्यूल में मतलब बिजी हैं कि 4-5 घंटे की क्लासेस है, 1-आध घंटा आना जाना, तो 6-7-8 घंटे आपके ऐसे निकल जा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बेटा करना तो पड़ेगा। अगर आपने इतना टफ सेक्टर चुना है खुद के लिए, तो ये मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी बेटा। मैं मान रही हूँ आपकी मजबूरी, समझ रही हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी यही बोलते हैं, मम्मी टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। आप तो चिल्लाती हो, पर सेल्फ स्टडी किस टाइम पे करें, कोचिंग जाएं, उनके प्रैक्टिस सेट लगाएं, अपने लगाएं, एक्स्ट्रा कुछ पढ़े तो झल्ला जाते हैं बच्चे। बेटी बंद हो जाती है मेरी 2 घंटे के लिए कमरे में, आप जब देखो चिल्लाती रहती हो, मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे। अब आप तो मेरे साथ वो नहीं बोल सकते हो, पर कहीं ना कहीं आपके दिल में भी, मैं समझ रही हूँ आप भी किसी के बच्चे हो, आपके दिल में भी वही बात है कि अब कैसे बताया, हमें टाइम नहीं मिलता। पर वही चीज़ है बेटा, मैनेज तो करना पड़ेगा, जो हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, नहीं तो फिर छोड़ दो। मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ, छोड़ दे IIT, कोई ज़रूरी नहीं है तो इंजीनियर ही बनेगी, छोड़ दे, नहीं झेल रहा प्रेशर तो छोड़ दो, प्रेशर तो लेना पड़ेगा। और कल को तुम कोई भी काम करोगे, प्रेशर तो है, प्रेशर तो मेरे सर पे भी है, मैं तो बिना प्रेशर के नहीं जी रही ना, आपकी मम्मी जी रही है बिना प्रेशर के, फादर जी रहे हैं, प्रेशर तो सबके ऊपर है, प्रेशर तो है, तो क्या करें वो लोग, है ना। फिर भी काम कर रहे हैं, कूल रहकर सारी चीज़ों को मैनेज करके। तो सेजल मतलब जो है क्लास में देखा जाए तो परफेक्ट है फिलहाल तक, है ना। और फिर वही बात है, उसके लिए कोई कमी ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लिखा उसने, जो उसका भी लिखा था, LPG का लिखा था, जो लिखना चाहिए, कंटेंट एक्स्ट्रा भी नहीं दे रही है, मतलब वो समझ चुकी है कि टीचर क्या चाह रहा है, या क्वेश्चन क्या चाह रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या चाह रहा है, टीचर क्या चाहेगा, क्वेश्चन क्या चाह रहा है, वो उतना ही लिखती है, और उतने के बाद देखो बिल्कुल तरीके से एकदम स्टॉप कर देती है। बस कमी ये है सेजल तुम्हारी, ये बीच में मार्कर चलाना बंद करो, जो तुम वाइट मार्कर चला देती हो ना जगह जगह पर हमेशा, तो वो समझ में आ रहा है कि तुम मिस्टेक कर रही हो, ठीक है, या तुमने मिस्टेक कर दी थी, चल जाएगा, लेकिन इतना नहीं चलेगा। जैसे एक पेपर में तुम्हारा 3-4 जगह हो जाता है, 2-3 जगह, ठीक है, एक आध बार चलता है कहीं 2-3 पन्ने में, ठीक है, UPSC में भी इतना नहीं चलेगा, है ना। तो ये कमी जो मैं जबरदस्ती बता दे रही हूँ, ताकि तुम वो भी सुधारो, कि नेक्स्ट टाइम तुम फालतू कोई ऐसी बात ना लिखो जहाँ तुम्हें मार्कर, और बात नहीं लिखी तुमने, कोई कहीं पॉइंट लगा दिया है, हाँ कहीं कुछ कॉमा लगा दिया, तो उसको तुम मार्कर से फिल करने की कोशिश करते हो, तो सोच समझ के लिखो, ठीक है। और ये है दीपांशु ना, दीपांशु आई नहीं है ना, हाँ ठीक है दीपांशु, हाँ कुछ कुछ ठीक लिखा है, मैंने पहले भी बोला था ना दीपांशु के बारे में, ठीक लिख रही है, पर क्लियरली बोलें, क्लियरली बोल दूं, आप उसकी फ्रेंड भी बता देना कि मैडम तुम्हारे लिए क्या बोल रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो ले ही रही होगी ना, बस बस दीपांशु तो सुन लो, बुरा मानोगी तो बुरा मानो, अच्छा मानोगी तो अच्छा मान लो, जो समझना है। मैं ये तुम्हारे फेस पर कह रही हूँ, ऑनलाइन तुम कर बहुत अच्छा सकती हो, बट तुम लापरवाह हो, दोनों चीजें, मैंने बुराई भी कर दी और अच्छा भी। ये लड़की अच्छा कर सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है, सेजल को पूरी टक्कर दे सकती है, बहुत बढ़िया लिखती है, समझ के जितना लिखी है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना फिर लापरवाही कर देती है, बस वही चीज है उसकी। तो वो लापरवाही छोड़ दे तो अच्छी है लड़की, ठीक है, अच्छा कर सकती है। थोड़ी सी राइटिंग देख ले अपनी। विशाल, विशाल तुम्हें पता ही है बेटा मैं क्या बोलूँ अब। हाँ विशाल, क्यों मुंह छुपाने की इसमें क्या बात है, क्या हो गया? तुम कोई मुंह छुपाने जैसी काम थोड़ी ना तुमने किया है। अरे सीखोगे बेटा तभी तो कुछ होगा, और क्या है ना। क्यों बेटा इसमें मुंह छुपाना क्या है, और टीचर की पेरेंट्स के आगे क्या मुंह छुपाना, चलता है सब, है ना। मात्रा सुधारो, देखो सबसे पहले मात्रा सुधारो तुम जबरदस्त तरीके, और बार बार एक ही बात लिखे जा रहे हो। हाँ आ जाओ बेटा, एक ही बात बार बार, मुद्रा स्फीति व महंगाई, अब ये क्यों लिख लो दो दो। विशाल, शब्द सोच कर खर्च करो, खर्च करने के लिए शब्द कम है हमारे पास, है ना। वर्ड लिमिट है बच्चों 200, 250, 150। तो जैसे पैसा सोच समझ कर खर्च करना है ना, वैसे शब्द सोच समझ कर खर्च करो। एक शब्द तुमने बर्बाद कर दिया। जब कभी कीमतों में, कीमत मैं कह रही हूं, तुमने कीमत लिखा है, तुमने कीमत लिखा है, मैं बोली हूं कीमतों में बदलाव आता है या कीमतों के रेखा में बदलाव आता है, ये क्या है, उसे मुद्रा स्फीति या महंगाई कह सकते हैं। जब हमारी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बदलाव आता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है।
बार बार हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तु, आलू, आलू, तुमने आलू लिखा है, मैंने नहीं बोला, मैंने तुमने लिखा, आलू, प्याज, गोभी, गोभी, गोभी नहीं, गोभी इत्यादि की कीमत में बदलाव, मुद्रा। मैं हंस नहीं रही हूँ या हंसा नहीं रही हूँ, तो मैं तुम्हारी मिस्टेक्स बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो तुम देख लेना, बहुत मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, चलता है। ये किसका पेपर था, नाम नहीं डाला था, पंकज तुम्हारा था क्या ये? अच्छा, ये दिव्या का है, हाँ ठीक लिखा है, दिव्या ने थोड़ा थोड़ा अच्छा लिखा है, ठीक लिखा है, फिर भी ठीक है। मतलब कुछ जगह पर उसने गलती की है, जैसे कि ऑल दीज रिफॉर्म्स मेड फिनांस, अब देखो सेंटेंस मेकिंग देखो इंग्लिश की, ऑल दीज रीजंस मेड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह लैंड, आई क्या है, लैंड IMF, लैंड IMF फॉर लोन। ये कौन सी इंग्लिश चल रही है आप लोग की, कहाँ सीख कर आए हो बेटा? ऑल दीज रीजंस मेड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह लैंड IMF फॉर लोन टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप, मॉर्टगेजिंग, उसकी कोई स्पेलिंग का था पता नहीं, ऑल द गोल्ड, ऑल द गोल्ड, सारा सोना रख दिया हमने, अच्छा, ऑल द गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, कहाँ, क्या, कौन लैंड हो रहा है? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं गए थे भाई साहब, 100 बार बताया कि ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन दैट टाइम, है ना, ही एप्लीकेटेड, वो लैंड करा कर नहीं लाए थे कुछ IMF से, ठीक है। एक बार आप कह सकते हो राव मनमोहन मॉडल, बात समझ में आएगी, ठीक है बेटा। लेकिन सिर्फ मनमोहन सिंह जी का नाम क्यों बेचारे सीधे साधे आदमी उनको इस तरीके से पेपर्स में घसीट रहे हो, कितना बुरा मानेंगे तुम लोगों को पता नहीं है, उनकी वाइफ तुम लोग को छोड़ेगी नहीं, देखना, तुम लोग बहुत नाम ले रहे हो मनमोहन सिंह जी का बेमतलब, देख लेना, तुम लोग को सजा करा के रहेंगी, सोनिया गांधी तुम लोग को सजा करा के रहेगी। एक बार मैंने राहुल गांधी को बता दिया, इतना नाराज होगा ना कि उसका अगला धरना यही नीचे होगा, करियर के नीचे होगा, कि तुम लोग मनमोहन सिंह जी को बहुत बदनाम कर रहे हो, ठीक है। चलो सिमरन, हाँ, और सिमरन, सिमरन तुम हो ना बेटा, हाँ, सिमरन ठीक लिखा है, ठीक है, मतलब लिख रही थी जितना उतना ठीक लिख रही थी, थोड़ा, हाँ, तो फिर सिमरन कौन है, दो है, तो सिमरन नाम लिखा है इसमें, तो सिमरन कौन है? तो बेटा सिमरन देखो, आओ सिमरन, आओ आओ, पहले देखो, अच्छा आओ, पहले पेपर देखो। कशिश, कशिश, हाँ तुमने तो स्टार्टिंग किया और खत्म कर दिया, मैं वही बोल रही हूँ। और उसमें लिबरलाइजेशन गलत है, हाँ ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन सही है, देखो तुम्हारे ही है ना, क्या बच्चों घर का पेंट बदल दोगे तो अपना घर पहचानने से इनकार कर दोगे क्या? हाँ, गली मोहल्ला वार्ड कुछ याद नहीं रहेगा क्या? हाँ, पेंट बदला तो कहोगे मेरा घर नहीं है ये, तो मेरा घर तो किसी और घर में था, ऐसे मत करो यार, ठीक है। दिव्या, दिव्या आई नहीं है ना, हाँ ठीक है, उसी का पेपर है, ठीक है, बहुत गड़बड़ी है। WPI को होल प्राइस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री क्या लिख रही है समझ में नहीं आ रहा, फिर मैंने करेक्ट किया भाई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, देख लो, बाकी बेटा कर लो जो करना है, पढ़ लो थोड़ा सा। लो विशाल, ये पेपर से चेक हो गए, ईमानदारी से चेक किए गए, आपको दिख रहा है इसलिए टाइम लगा है, वरना बच्चों को एक और शिकायत रहती कि रिटन पेपर्स ये कभी वापस ही नहीं मिले अदर कोचिंग्स में, है ना, नहीं मिलते, अरे किसी कोचिंग में नहीं मिलते, बच्चे कहते हैं मैडम आप पेपर वापस करते हो, अब वो भी पूरी कमियां बताकर, नहीं तो टीचर्स बोले करेक्ट मार के दे देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। हाँ रख लो बेटा, ऐसे पेपर इधर उधर मत रखना, पिछली बार भी एक पेपर यही था, अच्छा नहीं लगता है, रख लो, जब भी कोई कलीग आए उसको दे देना, है ना, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, डिमोटिवेट होने की। अरे तुम्हारा कहाँ आदित्य, तुम्हारा मिल गया था ना, तुम्हारा तो दोनों दे दिया था चेक करके, कौन सा? अच्छा वो बिना नाम वाला, हाँ ये देखो, तो फिर पंकज तुम्हारा कहाँ गया? अच्छा आए नहीं थे क्या, ठीक है ठीक है, भाई मैंने कहा फिर पंकज का कहाँ गया, हाँ वो आदित्य का है फिर, ठीक है ठीक है, मैंने बोला बिना नाम का पेपर है, तुम भी नहीं आई थी ना बेटा, हाँ ठीक है ठीक, हाँ नहीं नाम वाम लिख दिया करो, ठीक रहता है। अच्छा अब देखो, अब जो नेक्स्ट टेस्ट लेंगे ऑब्वियस सी बात है इस हफ्ते तो नहीं लेंगे,
क्योंकि कंफर्म ही है, एक छुट्टी भी हो चुकी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक में लेंगे। हाँ टेस्ट, टेस्ट क्या मतलब, वो तो होता ही है, प्रीलिम्स का तो आपका होता ही है, मतलब कि हाँ मेंस का जो ऐसी क्लास में लेंगे। लेकिन तुम लोग क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, 2 क्वेश्चंस में कोई मजा नहीं है। कम से कम 4-5 क्वेश्चंस लो मुझसे और फिर उसको लिख कर करो, तब जाके कुछ मजा आएगा, ठीक है। सो आर यू रेडी? कम से कम 4-5 क्वेश्चन लो मुझसे बेटा, तुम्हारा भला है, यकीन मानो, सिर्फ तुम्हारा भला है बेटा। बाद में थैंक यू बोलोगे, अभी नाराज हो लो, गुस्सा हो लो, बाद में थैंक यू बोलोगे कि थैंक गॉड मैडम आई, इतनी कमियां बता के चलेगी। अब विशाल है, आइंदा ध्यान तो रखेगा ना मात्रा में, लेकिन ध्यान तब रखोगे विशाल जब तुम उसमें सुधार लाओगे और घर में कुछ प्रैक्टिस करोगे हिंदी की, वरना ये मिस्टेक, क्योंकि ये तुम्हारी बचपन की मिस्टेक है, इसका मतलब है। और ये सोचो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि विशाल, दिव्या जैसे बच्चों को कभी टीचर्स ने सुधारा नहीं, इसमें बच्चों की गलती नहीं है ना, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि स्कूल की टीचर्स भी यूं करेक्ट मार देती हैं, इतना ढेर लेकर बैठ जाती है, 4 टीचर बातें करते रहती हैं, खाती पीती रहती है और यूं सिग्नेचर मारती रहती हैं, और इसीलिए ये हालात है हमारे देश में। अरे आप बच्चों की स्पेलिंग चेक करो, मात्रा चेक करो, बताओ। मेरी छोटी वाली बेटी में कभी कॉपी ले लूं तो एक पन्ने में 10 स्पेलिंग मिस्टेक बता देती हूं, तो चिढ़ कर कॉपी ले लेती है। आप ज्यादा होशियार बन रही हो, टीचर हो आप होगी यूपीएससी की टीचर, मेरी मैडम ने तो कहीं मेरी गलती नहीं। मैं कहा बेटा यही तो बात है, वो कॉपी नहीं दिखाती मुझे कभी भी। पापा के पास जाएगी, लो मैंने लर्न किया, आप सुन लो मेरे से, मेरे पास कभी नहीं आएगी। उसे पता है कि एक लाइन में भी मेरी माँ 4 मिस्टेक निकाल देगी मेरी सबसे पहले स्पेलिंग की। तो वही हाल तुम लोग का। तो मात्रा की गलती है बेटे, स्पेलिंग की गलती में आगे आपके थॉट क्या चेक करूं, बताओ। थॉट तब मेरे समझ में आएंगे जब पहले ये मिस्टेक, सिली मिस्टेक, दैट इज सिली मिस्टेक। तुम लोग जो कर रहे हो वो सिली मिस्टेक कर रहे हो, ब्लंडर नहीं कर रहे हो, सिली पना कर रहे हो तुम लोग, एकदम जिसे पता है बेवकूफ़ी, थोड़ा थोड़ा पागलपना वो कर रहे हो क्लास के अंदर। बाकी तुम लोग सब बहुत सिंसियर हो, कोशिश बहुत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सिंसियरिटी इस चीज़ से दिखती है कि इतना होने के बाद भी तुम टेस्ट देते हो। टीचर के एक बार कहने पर, मैंने पहले भी तारीफ की है, तुम्हारी सिंसियरिटी इस बात से झलकती है कि तुमने मना नहीं किया, वॉकआउट नहीं किया, बहाना नहीं मारा। अगर टीचर ने बोला टेस्ट तो तुमने बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बोला ठीक है मैडम क्वेश्चन दीजिए हम करेंगे। इट मीन्स तुम बेटर करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे में सुधार हो, लेकिन ये हर टीचर को मिलकर करना पड़ेगा, सिर्फ अकेले मेरे से नहीं होगा। तो जो भी टीचर यहाँ पर आते हैं उनको बोलिए कि सर प्लीज़ हमें मेंस का भी टेस्ट लीजिए, ताकि हमारे थॉट उस सब्जेक्ट में पता चले, वरना हम क्या करेंगे आगे मेंस में। आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो क्या इस क्लास में? नहीं ना, मेंस की कर रहे हो ना, तो यू डिजर्व इट। आप मेंस के क्वेश्चंस डिजर्व करते हो, ठीक है बच्चों। तो आप रेडी रहो, मैं तो एक बार में आपको 10-10 क्वेश्चन दूं, पूरा 2-2 घंटा टेस्ट लूं, पर आप भी तो रेडी रहो उस चीज के लिए कि हाँ मैडम यस हम पूरी तरीके से तैयार है, आप लो टेस्ट 2 क्वेश्चन दम से और हम लिखेंगे और आप दम से बढ़िया चेक करो, कमियां बताओ, ताकि हमें धीरे धीरे सुधार आए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक एक टेस्ट लेंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक में कभी भी, मंडे टू फ्राइडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग उस दिन बात कर रहे थे और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, चलो एक बार रिवाइज करो। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बजट पढ़ा। बजट क्या होता है पढ़ा, बजट वर्ड कहाँ से आया हमने वो पढ़ा, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट पढ़ा, उन सबको इलाबोरेट किया। पीडीएफ मिला, नोट्स मिले? इतना डिले क्यों हो गया इस बार? हाँ अच्छा तो ठीक है, जिसके होंगे उनको तो मिल जाए, ठीक है। मैं एक बार फिर आज फिर बोलती हूँ, क्योंकि अरे वही तो बात है, मैं यही सोच रही थी कल बच्चों ने पढ़ा होगा कुछ कुछ, है ना, क्योंकि इसीलिए मैं नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि जो चीज़ आज लगेगी वो मैं कुछ कुछ लिखवा दूंगी, ठीक है। फिर हमने बोला बजट जो है उसके 2 कंपोनेंट हैं, फर्स्ट रेवेन्यू बजट, सेकंड कैपिटल बजट, है ना। दोनों में अपने अपने क्या होते हैं, रिसिप्ट्स होते हैं, और दोनों में अपने अपने क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। ठीक, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रिसिप्ट्स कम हो तो क्या होता है रेवेन्यू बजट में? डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है। और अगर एक्सपेंडिचर कम हो, ठीक है, और रिसिप्ट से ज़्यादा हो तो क्या होता है? सरप्लस होता है। हिंदी में उसे क्या कहते हैं विशाल? किसको? कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है? अगर मैंने बोला खर्च ज़्यादा है और आय कम है राजस्व बजट में तो क्या होगा? पूंजी घाटा हो जाएगा। राजस्व घाटा का मैं बोलती हूँ राजस्व बजट बेटा, मैंने बोला राजस्व बजट में अगर खर्च ज़्यादा और आय कम है तो क्या होगा बेटा? राजस्व घाटा होगा ना,
होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अच्छा, और आय ज़्यादा है और खर्चे कम है तो क्या होगा? कहाँ ढूंढ रहे हो कॉपी में? क्या ढूंढ रहे हो कॉपी में? क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी कॉपी है जो मैंने पढ़ाया है। तो क्या होगा? नहीं पता क्या होगा साक्षी? हाँ हाँ, पढ़ने का मूड है, बैठ जाए, आराम करूं मैं भी आज 2 घंटा। ओह ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश, ठीक है। इफ रिसिप्ट्स है ना, अगर रिसिप्ट्स ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो क्या होगा? सरप्लस होगा। आदित्य ये सही बोल रही है, सोच लो एक बार। यही पढ़ रहे हो तुम लोग भी, जो साक्षी पढ़ रही है वही तुम लोग पढ़ रहे हो। वो तो कंफ्यूज है पूरी, तुम लोग भी कंफ्यूज हो। ठीक, चलो कॉन्फिडेंट हो मतलब, ठीक है। कैपिटल बजट में अगर रिसिप्ट्स ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है तो क्या होगा? सरप्लस। सरप्लस, ध्यान से सुनो। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिसिप्ट्स कम है तो? और अगर दोनों डेफिशिएट अचीव हो गए हम लोगों को, रेवेन्यू भी हो गया और हालांकि कैपिटल कहीं होता नहीं बट अपनी कंट्री में तो होता है, आई टोल्ड यू, है ना। तो फिर क्या होगा? फिनेंशियल या फिस्कल डेफिशिएट हो गया पूरा का पूरा, या बजटरी डेफिशिएट, वो तरीका अलग हो जाएगा, वो पूरा बजट में घुसकर मैंने बताया था उस तरीके से बताएंगे। और फिस्कल में अगर दोनों वो आ गए, घाटे आ गए तो क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिशिएट हो जाएगा। अब हमने बात वहां पर छोड़ी थी, मैंने बोला था कि अब डिस्कस करेंगे थर्सडे को, तो मैंने बात छोड़ी थी वहां पर कि अब देखिए हमें पता है कि हर साल हमारे यहाँ पर डेफिशिएट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ना। डेवलपिंग कंट्री है तो फिर क्या हो गया? डेवलपिंग कंट्री तो क्या हो गया? तो क्या हो गया डेवलपिंग कंट्री? तो फिर खर्चे क्यों ज्यादा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो क्यों है बेटा ज्यादा? क्यों है पंकज ज्यादा? एक हाँ, पहले तुम बोलो। ठीक है, तुम क्या बोलती बेटा? सबसे सब्सिडी, हाँ सब्सिडीज बहुत ज्यादा है। सब्सिडी क्यों है जो बता रही बच्ची? क्योंकि असमानता बहुत है, डिस्पैरिटी बहुत है, गरीब बहुत है। ऐसे उलझना नहीं है बेटा, इमीडिएट आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि उलझ जाओ। इंटरव्यूअर बोले अच्छा क्यों है हमारा राजस्व घाटा ज्यादा? अच्छा बताइए हर बार हमारा घाटे का बजट क्यों रहता है? तो सोचने थोड़ी ना बैठ जाओ, सर घाटे का बजट है जस्ट बिकॉज ऑफ, तुमने ठीक बोला, वहां से बात शुरुआत की, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन हम कर क्या सकते हैं? जस्ट बिकॉज वी नो अबाउट इट कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और जो हमारे यहाँ पर जितने भी पीपल है मतलब उसमें डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। और दैट्स वाई फिर बच्ची ने बोला कि हमें उन्हें सब्सिडी देनी पड़ती, नहीं देनी पड़ती है तब इसलिए डेफिसिट हो रहा है क्योंकि हमें देनी पड़ती है। अगर नहीं दे तो क्या होगा? अगर हम वो फूड सब्सिडी हटा दें, ठीक है, इंडिया का राजस्व घाटा शायद ठीक हो जाएगा, शायद राजस्व अधिशेष या रेवेन्यू सरप्लस में बदल जाएगा। पर लेकिन क्या वो कंडीशन ठीक होगी बेटा? क्योंकि लोग तो भूखों मर जाएंगे बेचारे। हाँ वही चीज है, लेकिन हम उसे लिमिट में ला सकते हैं, वही लिमिटेड कर सकते हैं कि जिनको जिसकी नीड, एज पर नीड एज पर एबिलिटी, तो जिसको जिसकी नीड है, जिसकी जैसी योग्यता, उसको उस हिसाब से प्रोवाइड करा दिया जाए तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बात खत्म है। तो इसे इतना मत सोचो बेटा, इकोनॉमी जैसा इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। जो आपके देश के आसपास चल रहा है भाई, 2-4 कंपोनेंट है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, रीजनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज़्यादा है। 5-6 पॉइंट्स है जिसको आप दिमाग में रखिए और उठाकर पटक दीजिए इंटरव्यूअर के सामने, उसी को मोल तोल करके, तोल मोल करके, मैनिपुलेट करके, बता के, अपने अच्छे वर्ड्स जोड़ जाड़ के बताइए, आपका हर जवाब उन्हें बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि चीज़ें इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, है ही नहीं है। आप क्या करोगे अधिकारी बन के? आप क्या उखाड़ लोगे कल को? कुछ उखाड़ने वाले नहीं हो, कर रहा आपको भी वही है जो चल रहा है। बस ये चीज़ें हैं सिर्फ आपको सिलेक्ट होने के लिए, बाकी तुम क्या उखाड़ लोगे कल आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। खुद ना उखड़ जाओ ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। खुद उखाड़ने चले ज़्यादा तो तुम्ही को उखाड़ कर फेंक देगा पॉलिटिशियन उस डिस्ट्रिक्ट से। होना तो वही है, तुम्हें भी पता है कि जो पॉलिटिशियन को बोलना है, लेकिन ये सब के एग्जाम पास करने के लिए तो तुम्हें बोलना ही है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें पता चल गया कि भारत के पास क्या है? डेफिसिट बजट है, मतलब घाटे का बजट है, ठीक है। तो इंडिया के पास आ गया
डेफिसिट बजट, मतलब कि घाटे का बजट। अब मैंने आपको बोला था कि इंडिया लगभग 1969 से टिल नाउ, अगर हम बात करें अब तक, बिल्कुल टिल नाउ अभी तक डेफिसिट बजट ही दे रही है। 1969 में हमने फर्स्ट टाइम इस कंपोनेंट को यूज किया था, फर्स्ट टाइम एक टेस्टिंग के तौर पर इसे हमने यूज किया था। और सबसे पहले इस डेफिसिट बजट को यूज किया था अपने यहां पर यूएसए ने यूज किया था इसे 1929 टू 30 के बीच में, द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, ठीक है, महान मंदी, जिसे हम विश्व की महान मंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यूज किया था इसे यूएसए ने, किसको? डेफिसिट बजट को, ठीक है। ये चीजें आप पॉइंट्स अपने वर्ड्स में लिखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लिखना ही चाहिए, ठीक है। बाकी नोट्स में तो होंगी सारी चीजें, बट फिर भी आप नोट करते जाया करो, ठीक है। तो यूएसए ने यूज किया एक कंपोनेंट के तौर पर, एक जिसे क्या कहते हैं, एक टेम्परेरी कंपोनेंट। और जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, हमने पहले भी उनका नाम लिया था, आपको याद होगा जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी इनिशियल क्लासेस में जब मैंने आपको बताया था, तो हमने जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि हम एक काम कर सकते हैं कि अगर किसी कंट्री को लगे कि मान लीजिए कि किसी ईयर उसके खर्चे ज़्यादा होने वाले हैं, ऐसा उसे पता है, और उसके रिसिप्ट्स जो है मतलब वो कमी है, तो एक कंपोनेंट टेम्परेरी तौर पर यूज़ कर सकता है कि वो डेफिसिट बजट को यूज़ कर ले। तो डेफिसिट बजट का मतलब ये होता है कि हम घाटे का बजट ला रहे हैं, एंड वी नो, हमें पता है, पहले से हम जानते हैं, वी न्यू इट, कि भाई हमारा जो घाटा है वो रहने वाला है, मतलब हमारे खर्चे जो है ज़्यादा रहने वाले हैं। तो हम क्या करें कि जो हमारे अदर कंपोनेंट हैं वहाँ से पैसा निकाल कर अपने बजट में इन्वॉल्व कर दें। अब अदर कंपोनेंट कैसे होंगे? जैसे कि हमने वही बोला कैपिटल बजट। तो मान लेते हैं कि अगर कोई, जैसे एक इसको एग्जाम्पल से समझो, एक जनरल बात है, सडन मूवमेंट में अभी कोई घर में बीमार पड़ गया, एक्स फैमिली है, एक्स फैमिली में सडन मूवमेंट पे पता नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज नहीं थी, कुछ नहीं पता था, सडन हम गए, कुछ पेट दर्द हुआ, ऐसा हुआ, सर दर्द हुआ, पता चला 2-3 दिन से सर दर्द हो रहा, बोला ब्रेन हेमरेज हो गया है, मान लेते हैं, या कहीं दर्द हो रहा था, यहाँ वहाँ कैंसर है सीधा। अब मान लेते ऐसी चीज है, अब ऐसी चीज हमको पता चल रही है, तो एक बात बताइए, हम इलाज कराएंगे कि पहले हम ये सोचेंगे कि हर कीमत पर हम किराया दें, LIC की पॉलिसी भरें, है ना, या हम गाड़ी की किश्त भरें? हम उन चीज़ों को रोक सकते हैं, मतलब एक लेटर लिख सकते हैं बैंक में, बैंक भी सुनेगा। हम कहीं रेंट पर रहते हैं तो ओनर भी सुनेगा, अरे यार अचानक से घर में कैंसर निकल आया, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है अभी? उस पेशेंट को बचाना, अपने घर के उस मेंबर को बचाना, जितना पैसा फिलहाल उनके ऊपर इन्वॉल्व करना। लेकिन ये तो चलिए बात होगी बीमारी की, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग डेली में इस हैबिट को बना ले कि चलिए बीमारी छोड़ दें, अब व्यक्ति ठीक हो गया, लेकिन मान लेते हैं कि हम अपने हमेशा के सडन के खर्चों के लिए, मान लेते हैं कि हमेशा अपने जो कैपिटल बजट है या डेवलपमेंटल बजट है, हम हमेशा वहाँ से पैसा खींचने लग जाएं, तो कुछ प्रॉब्लम तो होगी ना हमारे घर में। क्योंकि उसके बजाय आप क्या बोलोगे कि हमें कमाने के बारे में सोचना चाहिए, हमें ओवर टाइम करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमारे खर्चे बहुत हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होता है, घर में हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ भी कमाए, ऐसा ही होता है ना। ये तो नहीं होता है कि घर की चीज़ें बेच बेच कर खाएंगे, सोना बेचो, अलमारी बेचो, पलंग बेचो, सोफा बेचो, FD तोड़ो, ऐसा तो नहीं होता है। तो जनरली अगर वाइफ भी पढ़ी लिखी है तो क्या घर में बातचीत होती, ठीक है यार अब थोड़े बच्चे ठीक ठाक है, बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, चलो मैं भी काम करना शुरू करती हूँ, ठीक है। दोनों अगर काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, फिर भी खर्च कम पड़ रहा है, तो दोनों क्या सोचेंगे, चलो कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं। हस्बैंड सोचेगा चलो वाइफ को बच्चे को देखना है, तो हस्बैंड क्या बोलेगा, चलो कोई बात नहीं, मेरी 5 बजे छुट्टी होती है, मैं 2-3 घंटा OT कर लेता हूँ, है ना, ओवर टाइम अपना दे देता हूँ, जिससे क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमें 2-4-5 हज़ार रुपये आ जाएंगे। वाइफ को भी क्या लगेगा, कोई भी जॉब करती है, स्कूल में जॉब करती है, कोई बात नहीं, मैं भी शाम को अपना ट्यूशन ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बच्चे पढ़ाकर 2-4-5 हज़ार मुझे आ जाएगा। तो जो 10-12-15 हज़ार हमारे घर में कम पड़ रहे हैं, वो हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। हम ये तो नहीं बोलेंगे अभी सोना तो रखा अपने पास 10-20 लाख का, बेचते और खाते आराम से, दिक्कत की बात क्या। और अगर ऐसा कोई फैमिली कर रही है, अच्छा बताइए आपका क्या व्यू है उस फैमिली के बारे में कि ये किस तरीके की फैमिली है। इनफैक्ट किसी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है और बच्चे 17-18 साल के होते हैं, तो समटाइम वो भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना
शुरू कर देते हैं, है ना। हमने पढ़ाया है अपने घर में, मतलब अपने पेरेंट्स के घर में हमने पढ़ाया है। मेरी सिस्टर को स्टिचिंग आती थी बहुत अच्छी, बाद में उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, तो वो कपड़े स्टिच करती थी। घर में बहुत तंगी थी, बहुत ज़्यादा। ब्रदर और फादर हमेशा बाहर रहते थे, मेहनत करते थे, हम घर में रहते थे। हमें लगता था हम क्या योगदान करें। मैं उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ाती थी, 11-12 से मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, खुद पढ़ती थी, पढ़ाती थी 11-12 से। और 11-12 से जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, 11-12 के बच्चों को ही पढ़ाती थी। खुद 8 साइड थी और खुद ही पढ़ाती थी उनको हिस्ट्री। छोटे बच्चों को तो पढ़ाती थी और खुद ही उनको हिस्ट्री पढ़ाती थी। इतना बढ़िया था हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। मेरा बच्चे पढ़े, उन्हें पता होता था हमारे साथ की है, मतलब ये पढ़ती 11-12 में और मैं पढ़ाती थी, क्या दिक्कत है। उस टाइम पे मतलब मैं रायपुर में रहती थी, 3-4 हज़ार रुपये, मतलब मैं आज से 20-25 साल पहले तब कमाती थी। तो तब मतलब 4-5 हज़ार रुपये कमाना मतलब आज के 15-18 हज़ार 20 हज़ार रुपये के बराबर है। और पूरा पैसा उठाकर अपने फादर को हम लोग दोनों सिस्टर दे दिया करते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन ये थोड़ी ना हम कुछ बेच कर खाएंगे या ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, तो ये चीज़ें चलती हैं। वही चीज़ कंट्री के अंदर आप ले आइए, है ना। आप घाटे का बजट ला रहे हो, एक बार लाइए। आप 1969 में ला रहे थे, जैसे कि अमेरिका लाया था, और कीन्स ने बोला कि आप अपना इधर उधर का पैसा खींच कर उसमें इन्वॉल्व कर दीजिए। लेकिन जो आपने इधर उधर से पैसा खींचा है, बाद में आपकी ये ड्यूटी है कि आप उस पैसे को फुलफिल कर दें। आई बात समझ में, है ना। अगर हमने कहीं कोई एफडी तोड़ी भी है, कहीं सोना बेचना भी पड़ गया, चलिए कोई बात नहीं, घर में बहुत मजबूरी आई है, तो हम कोशिश क्या करते हैं, 10,000 की चीज़ बेची है तो 15,000 की बनाकर लेकर आई। और यही सही रूल होता है, यही होना चाहिए। हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, हमें यही सोचना चाहिए, वरना क्या होता है, हमें आदत लग जाती है। अगर हम अपने ऊपर इन बातों का प्रभाव लेना छोड़ देंगे ना बेटा, तो वो आदत लग जाती है। जैसे कि एक छोटी सी बात है, आप बाहर 1 कप चाय पीना शुरू कीजिए, 2 दिन पीजिए, 3 दिन, चौथे दिन आपको अपने आप लत लग जाएगी, मैं जाके चाय पीऊँ। तो वो क्या होता है कि पहले ही दिन हमें अपने आप को स्टॉप करना पड़ता है कि मैं बाहर 10 रुपए की चाय क्यों पीऊँ। बात समझ रहे ना, हम ऐसे तो खुद को रोकते हैं ना। हम बाहर 10 रुपए की चाय क्यों पिए, मतलब मैं तो कम से कम यही सोचती हूँ। अच्छा 20 रुपए का आधा किलो दूध आता है और मैं 10 रुपए की चाय यहाँ पीऊँ। कोई मूर्खी होगा जो इनकी 10 रुपए की एक गंदी सड़ी हुई रद्दी चाय पिएगा, जो जहर बन चुकी है 10 बार गर्म कर करके। कोई मूर्खी होगा, क्यों पीनी बाहर चाय। हमें पीनी, हम घर से पी कर आएंगे, पीनी हम अपनी बॉटल में रख कर लाएंगे। कभी मेरा बहुत मन होता है, मैं अपने पास बॉटल रखी रहती हूँ, उसमें चाय है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आई नो इट कि अगर एक बार हैबिट लगी ना, तो वो डेली चाय की हैबिट लग जाएगी। तो इंडिया को हैबिट लग चुकी है उसी तरीके की चाय पीने की, गंदी चाय पीने की। तो 1969 में इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम डेफिसिट बजट दिया, घाटे का बजट दिया। इकोनॉमिस्ट ने बोला कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए कोशिश ये कीजिए कि आपने जहां जहां से पैसा उठाया है उस पैसे को वहां पर रिफिल कर दीजिए, ताकि वो जो घाटा था वो वहां से फिल हो जाए। इंडियन गवर्नमेंट हर साल घाटे का बजट तो देती गई और पैसा उठाती गया। पैसा कैसे उठाएगी वो भी बताऊंगी, वही कंपोनेंट है उसके। और पैसा लेती गई, लेकिन फिर वही बात है, उसे रिफिल करना भूलती चली गई। और इसीलिए भारत के आगे चलकर वो हालात तो हुए ही 1990 में जो हुए, और 1991 में हमारे यहाँ पर एलपीजी आया, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसे राव मनमोहन मॉडल भी हम कहते हैं। तो वो तो चीज़ें आई, लेकिन साथ ही साथ हमारी बर्बादी भी हुई। और अब तक वो जो चीज़ वो चलती चली आ रही। मैंने बताया था 2001 से 2 में सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घाटे का बजट नहीं दिया था, लेकिन वो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने टैक्सेस को जमकर बढ़ाया था, तो उसे भी अच्छी पॉलिसी नहीं माना गया। क्योंकि अगर आप टैक्सेस इतने ज़बरदस्त बढ़ा रहे हो तो पब्लिक के ऊपर क्या पड़ रहा है, बोझ पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। फिर वही बात आ गई, अपने बच्चों को खाना छीन कर हम बोले हमने 5,000 रुपये बचा लिया, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि देखो हमारे महीने 5,000 बचाते हैं, 6,000 बचाते हैं, लेकिन बच्चों को ना फ्रूट्स मिलते हैं, ना दही मिलता है, ना दूध मिलता है, सूखी रोटी बेचारे बच्चे अचार के साथ खा रहे हैं। तो भाई ऐसा पैसा बचाकर भी क्या फ़ायदा, है ना। हाँ, पैसा ऐसा बचाओ जहाँ पर फालतू हो, है ना, कि बच्चे पार्टी मांग रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं, तो समझ में आ रही है। पर फूडिंग मांग रहे हैं तो फूड तो उन्हें देना ही पड़ेगा यार, वो तो उनका हक है, बस वही बात हो गई। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने एक आदत में शुमार कर लिया इसे, एक हैबिचुअल होगी हमारी गवर्नमेंट कि एवरी ईयर वो क्या देगी, डेफिसिट बजट ही देगी। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिएगा डेफिसिट फाइनेंसिंग, उसमें मैं सिर्फ कंपोनेंट लिखवाऊंगी, बाकी सारी चीजें नोट्स में है बहुत अच्छे से। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे का बजट।
अब उसी में लिखिएगा मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे के वित्त पोषण के साधन, घाटे के वित्त पोषण के साधन। फर्स्ट, हिंदी के बच्चे पहले लिख लीजिए। पहला, विदेशी सहायता, विदेशी सहायता। दूसरा, विदेशी ऋण, दूसरा विदेशी ऋण। तीसरा, आंतरिक ऋण, आंतरिक ऋण। और चौथा, मुद्रा छापकर, मुद्रा छापकर। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये जो लास्ट वाला है, इस पर बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे प्रीलिम्स के जो पहले आ चुके हैं। इंग्लिश के बच्चे लिखिएगा फर्स्ट, एक्सटर्नल एड्स, हाँ AIDS, एड्स, एक्सटर्नल एड्स। दूसरा, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल बोरोइंग। थर्ड, इंटरनल बोरोइंग्स, थर्ड इंटरनल बोरोइंग्स। एंड नेक्स्ट, प्रिंटिंग करेंसी, प्रिंटिंग करेंसी। अब ठीक है, इसमें देखिएगा 4 कंपोनेंट हैं जो हम बोल रहे थे कि गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है, लेती है अगर उसे लगे कि मेरे को घाटे का बजट देना है, जो वो एवरी ईयर देती ही देती है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, विदेशी सहायता। ठीक है, अब गवर्नमेंट चाहती है सबसे पहले कि भाई मेरे पास घाटे का बजट है, हर तरफ से हाथ पैर मारती है कि कहीं से अगर उसे कोई विदेशी सहायता मिल जाए, ठीक है, कोई देश उसे सहायता कर दे, फंड कर दे तो सबसे बेटर है, क्योंकि उस सहायता होगी। सहायता या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या विदाउट इंटरेस्ट होगी या काफ़ी लो इंटरेस्ट पेमेंट के साथ होगी, तो वो सबसे बेटर है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब से हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग्स हुए हैं, है ना, इंडिया के अंदर 2 न्यूक्लियर टेस्टिंग हुए हैं, मिसेस गांधी के टाइम पर और मिस्टर वाजपेयी के टाइम पर, तो उसके बाद से जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमें कोई सहायता देना बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया अपने आप में पावर बन रहा है ना। और अब तो आपको पता है कि हमारे एग्जैक्टली जो हमारे बहुत सारे मिशंस हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद तो वो और भी चिढ़ गए, तो ऑब्वियसली बात है हमें सहायता क्यों देंगे। तो बहरहाल ये कंपोनेंट हमारे लिए तो नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो नहीं है। हाँ, ये अगर स्टेट के बजट में कोई स्टेट का बजट अगर घाटे का आ रहा है तो हो सकता है कि वो सेंट्रल से कोई एड ले ले या सहायता ले ले, वो बात एक अलग है। पर एक्सटर्नल बोरोइंग्स हमारे लिए टोटल बंद हो चुकी जस्ट बिकॉज ऑफ आर पावर। ठीक है, हमारा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके कारण ये तो फिलहाल पॉइंट हमारे लिए बंद हो चुका है। सेकेंड पॉइंट है फिर विदेशी ऋण, मतलब एक्सटर्नल बोरोइंग्स। चलो अब ये नहीं है, कोई बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम कहीं से बोरोइंग्स करें, मतलब बोरो करें, पैसा बोरो करें, उधार लें। और पैसा हम बोरो करेंगे, फिर वही बात है, देखिए किसी चीप करेंसी का तो करेंगे नहीं, किसी सस्ती मुद्रा में तो करेंगे नहीं। ऑब्वियसली बात है जब हम बोरो करेंगे तो किसी डियर, हॉट या हीटिंग करेंसी वाले कंट्री से करेंगे। अब डियर, हॉट, हीटिंग करेंसी किसकी है? पाउंड स्टर्लिंग है, यूरो है, ड्यूसमार्क है, फ्रांसीसी फ्रैंक है, डॉलर है, समझ रहे हैं? तो हम इसमें लेंगे, येन है, युआन है, हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे। मतलब चाइना, जापान, फ्रांस है ना, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हम यहाँ से क्या करेंगे? लोन बोरो करेंगे। तो जब लोन बोरो करेंगे तो लोन तो मिल जाएगा, ठीक है, हमारे कैपिटल बजट में रिसिप्ट तो
हो जाएगी। अब आपको ना सब क्लियर है, हमारा कैपिटल रिसिप्ट तो हो जाएगा, लेकिन डियर करेंसी के बदले में हमें डियर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, हॉट इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, जो लगातार फिर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करने का काम करेगा। तभी मैंने आपको क्या बोला था, वो एक चक्री है, एक साइकिल है ना, एक साइक्लिक चीज है कि जो चल रही है, घूम रही है। किसी एक पॉइंट को भी अगर हमने ब्रेक किया ना, किसी एक पॉइंट को भी अगर हमने तोड़ा ना, आप देखो पूरी साइकिल वहां पर सुधर जाएगी। लेकिन वो कोई भी पॉइंट है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इंडिया एकदम ट्रैप्ड कंडीशन में है। तो ये पॉइंट तो अच्छा है, ठीक है, हम एक्सटर्नल बोरोइंग्स तो कर लेंगे, बट प्रॉब्लम इज दैट कि फिर हमें बहुत महंगा इंटरेस्ट वहां पर पे करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है फिर उसमें हाँ, आंतरिक ऋण है ना, या इंटरनल बोरोइंग्स, ठीक है। अब देखिए इंटरनल बोरोइंग्स का जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और इससे कनेक्टेड मैंने आपको जैसा कि बोला प्रिंटिंग करेंसी और इंटरनल बोरोइंग्स। आंतरिक ऋण, अब ये जो प्रॉब्लम है ये बर्थ देती है क्राउडिंग आउट कंडीशन को। क्राउडिंग आउट कंडीशन को ये जो है पॉइंट है ये बर्थ देता है। क्राउडिंग आउट क्या है सुनिएगा। अब देखिए अगर एक्सटर्नल, वैसे गवर्नमेंट चाहती यही है कि उसको एक्सटर्नल बोरोइंग्स ही मिले, इंटरनल उसे ना लेना पड़े, चाहती गवर्नमेंट यही है। अब इंटरनल बोरोइंग्स देने वाले इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन होंगे बेटा? आरबीआई। बिजनेसमैन बात की बात है बेटा, कभी अंबानी वगैरह दे दें, पर एक्चुअली सही बोला कि जब भी उसकी जरूरत पूरी होगी सरकार की, वो हमेशा किससे पूरी होगी? आरबीआई से होगी। बिल्कुल ठीक बात है, दे सकते हैं, बिजनेसमैन भी दे सकते हैं, पंकज का पॉइंट गलत नहीं है, टाटा अंबानी अडानी मदद कर सकते हैं, है ना। बट क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को उनका हैवी इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक ठाक। अब आरबीआई है तो थोड़ा इंटरेस्ट भी ठीक ठाक पड़ जाता है ना, और ठीक है सरकार का ही बैंक है एक तरीके से, तो थोड़ा सा वही कहते हैं डीलिंग आसान हो जाती है। और फिर उनके अपने बिजनेस है, वो दे पा रहे नहीं दे पा रहे, गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकती है ना। हाँ वही, लेकिन हाँ आरबीआई के ऊपर प्रेशर भी हो सकता है और होता था 2006-07 तक आरबीआई के ऊपर ये प्रेशर होता था कि अगर आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट लोन मांगेगी, डिमांड करेगी, तो यू हैव टू फुलफिल दैट लोन, आपको उतना अमाउंट फुलफिल करना पड़ेगा। कब तक? 2006 से 7 तक। ये सब याद रखिएगा बेटा, ये सारे पॉइंट्स इसी तरीके से यूपीएससी जो स्टेटमेंट्स देता है ना 1 2 3 4, फिर इनमें से एक है, इनमें से दो, इनमें से कोई नहीं है, उनमें सब में ये देता रहता है, ठीक है। तो 6-7 के बाद हालांकि ये जो बाध्यता थी, बाउंडेशन था, वो आरबीआई के ऊपर से खत्म कर दिया गया कि जब गवर्नमेंट लोन मांगे तो आपको ही लोन देना पड़ेगा। अब नाउ दिस इज नॉट कंपल्सिव काइंड। अब इफ यू आर एबल तो ठीक है, इफ आरबीआई इज एबल तो ऑब्वियसली लोन दे सकती है, अगर एबल नहीं है तो नहीं देगी। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देगी तो अदर कमर्शियल बैंक्स को लोन कौन देगा? जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। उनके शॉर्ट टर्म जरूरतों की पूर्ति के लिए आरबीआई उन्हें क्या देता है? लोन देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रीपरचेसिंग है ना, तो उनके बॉन्ड्स को वो परचेस कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो शॉर्ट टर्म 1 दिन से लेकर 364 डेज के जो लोन होते हैं, अगर बैंक्स को चाहिए शॉर्ट टर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें कौन देगा? आरबीआई देगा। तो अगर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करा देगा तो फिर हमारे अदर कमर्शियल जितने भी बैंक्स हैं, मतलब चाहे वो देशी हैं चाहे वो विदेशी, हम कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्हें लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? और फिर वहाँ पर जो फंडिंग की कमी होगी, उसी फंडिंग की कमी की कंडीशन को ही हम कहते हैं क्राउडिंग आउट की कंडीशन। तो वहाँ पर क्रिएट होगी क्राउडिंग आउट की कंडीशन, ठीक है। व्हाट आई टोल्ड, क्या बोला मैंने? रिपीट करो, व्हाट इज द क्राउडिंग आउट कंडीशन? चलो बताओ कब उत्पन्न होगी, क्रिएट होगी। क्राउडिंग आउट को हिंदी में भी क्राउडिंग आउट ही बोलते हैं, मतलब उसका कोई
टर्म नहीं निकाला गया कि मैं हिंदी के बच्चों को बताऊं, वो बस आप इसी तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश और हिंदी के बच्चे हिंदी। हाँ चलो बताओ, कौन बताएगा? चलो, क्राउडिंग आउट की कंडीशन क्या है? हाँ एग्जैक्टली, शाबाश, उसी कंडीशन को हम क्राउडिंग आउट की कंडीशन कहेंगे। रिपीट करती हूं दोबारा, हमने बोला कि अभी तक ये बाध्यता थी 2006-7 तक कि जब जब आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट लोन की, पैसे की, उधारी की, समझने के लिए कुछ भी समझो, डिमांड करेगी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ भी, फंसने की जरूरत नहीं है पेपर में वहां पर कि वो लॉन्ग टर्म वर्ड लगा दे, ओ माय गॉड मैडम ने नहीं बताया, शॉर्ट टर्म लगा दे, ओ माय गॉड मैडम ने नहीं बताया, 50 दिन के लिए, ये सब उलझाने का काम है, तुमको बेवकूफ बनाने का काम है। तुम इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं है। मैंने तुमको इतना बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बस आरबीआई से उधार मांगा, लोन मांगा, तो 6-7 तक क्या होता था कि आरबीआई को वो फंडिंग करनी ही पड़ती थी। लेकिन तब तक कंडीशन बहुत ज्यादा भयानक रूप से उत्पन्न होती थी क्राउडिंग आउट की। तो केंद्र सरकार ने खुद ही ये बाध्यता खत्म कर दी 6-7 के बाद से कि मैं तुमसे पैसा मांगूंगी जरूर। भाई अगर मेरे पास कमी है तो मैं पैसा किससे मांगूंगी? तुम ही तो मेरे बैंक को, तुम ही तो बैंकर हो सबसे बड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक को, लास्ट रिसोर्ट के मेरे बैंक को, अंतिम घड़ी के बैंक को मैं मांगूंगी जरूर। पर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि अदर कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए मैं लोन कैसे दूंगा, तो तुम मुझे डिनाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मुझे डिनाई कर दो, मना कर दो, या मैं आपको लोन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 2 घंटे बाद प्रोवाइड कर पाऊंगा। क्योंकि गवर्नमेंट अब कह रही है, क्योंकि अब समय बदल गया, हम ग्लोबलाइज हो चुके, हमें पता है कि अब क्राउडिंग आउट की कंडीशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। क्यों? अब सुनना, ये चैन कैसे चलेगी, ध्यान से सुनना। अब क्राउडिंग आउट की अगर समस्या पैदा होती है, चलो मान लेते क्रिएट हो जाती है, मैंने तुमसे ले लिया और तुमने मुझे दे दिया कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, देना पड़ेगा सम्मानवश, तो फिर क्या होगा? अदर कमर्शियल बैंक्स के लिए पैसा कम बचेगा। जब अदर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम होगा तो फिर वो क्या करेंगे? व्यापारी को और लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम देंगे। इसका मतलब क्या होगा? मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगा, मार्केट में लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो कम होगा। जब लिक्विडिटी का फ्लो कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो मतलब प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा मतलब क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। फिर डिमांड कम हो जाएगी तो क्या क्रिएट हो जाएगी? हाँ, बहुत मार खाओगे। कौन बोला था इन्फ्लेशन? अभी कान पकड़ो, अपने कान पकड़ो तुरंत। डिफ्लेशन है ना, या डिसइन्फ्लेशन क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से स्लेकनेस आएगी, स्लो डाउन आएगा। सब पढ़ाया गया है तुमको, है ना? ये नहीं बोल सकते तुम कि मम जो आप यूज कर रही हैं वर्ड्स तो हमें आपने बताया नहीं, हमें सब बताया गया तुमको। स्लेकनेस आएगा, स्लो डाउन आएगा, ठीक है। और अगर वो टिक गया तो क्या आएगा? क्या आएगा? रिसेशन आएगा, और रिसेशन टिका तो डिप्रेशन भी आ सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती नहीं, तुम रुक जाओ, मुझे पैसा मत दो, लेकिन अपने कमर्शियल बैंक्स के लिए पैसा रखो, ताकि पब्लिक के बीच में जो डिमांड है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, वो बना रहे और मार्केट का मूड बना रहे। ठीक है, आई बात समझ में? मेरा काम तो क्या, फिर वही बात है, एक्सटर्नल बोरोइंग तो मुझे मिल ही जाएगी। मैं कुछ नहीं होगा, महंगे से महंगा लोन मिलेगा, मैं लूंगी, गवर्नमेंट कहती मैं लूंगी, वो बात अलग है, लेकिन देश के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जो क्वेश्चन मैं बोल रही थी यूपीएससी में पूछा गया 2-3 बार, 15 के बाद से 23 के बीच में वो 2-3 बार क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया है, इसी से कनेक्टेड है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थोपाय अग्रिम। बहुत टफ वर्ड है हिंदी के बच्चों के लिए, अर्थोपाय अग्रिम, इसे कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो इट मीन्स 2006-7 के बाद फिर गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि 6-7 तक तो बेटा ये बाउंडेशन था। क्या बाउंडेशन था? कि भाई आप ही को पैसा देना है हमें, ठीक है। अब क्राउडिंग आउट की समस्या, मतलब वो कंडीशन क्रिएट ना हो, तो उसकी जगह पर अब गवर्नमेंट ने अपने लिए ये कंपोनेंट निकाला, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिसे खुले बाजार की क्रियाएं भी कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, वेज एंड मींस एडवांसेस। और इसका मतलब होता है कि अब सरकार, जो तुमने बोला था पहले, पंकज ने पीछे से बोला था, अब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेच सकती है। अगर गवर्नमेंट को कोई व्यापारी लोन देना चाहता है से ले सकती है, कोई कंपनी लोन देना चाहती है से ले सकती है, समझ रहे हैं, एग्जैक्टली शेयर्स की बिक्री कर सकती है। खुले बाजार की क्रियाएं का मतलब क्या हुआ बेटा? टर्म्स हमको लगता है बड़े टफ है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तुरंत समझ में आ जाएगा। खुले बाजार की क्रिया, खुले बाजार की क्रिया, बाजार खुला है, उसमें जो भी क्रिया हो सकती है उसके माध्यम से कर लो। अब बाजार में तो बहुत चीजें खुली हैं, हम ही को पैसा लेना है तो बाजार में बहुत चीजें खुली हैं। अगर मुझे मान लीजिए अभी 2 लाख रुपए की जरूरत है, आपको क्या लगता है मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिलेगा? मुझे आधे घंटे के अंदर 2 लाख रुपए मिल जाएगा। बस मुझे क्या देना पड़ेगा उसको? इंटरेस्ट। अभी बैठे बैठे कोई कोचिंग दे देगी, तुरंत इमीडिएट दे देगी, जहां जहां मैं जाती हूँ पकड़ो, लेकिन इसके बदले में आपसे इतना टका ब्याज लेंगे। अरे बाप रे, मैं तो डरी गई, नहीं सीरियसली मैं डर गई। ये ऐसे आया, बिल्कुल मैं ऐसे हो गई, क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी ना, क्योंकि आज तो ये इतना ही लेट आ गया, एकदम 11:05 ही आया। क्यों बेटा, आज तो बहुत ही लेट हो गए दीदी को छोड़ते हुए दीदी को छोड़ते हुए। आज भी पेपर था, आज वैलेंटाइन भी नहीं था, आज क्यों लेट हो गए बेटा? क्या बेटा तुम्हारे लिए, अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए क्या ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट है? पैरामीटर बताओ, स्केल बताओ, नापो नापो। क्यों बेटा, सही है ना? तो और क्या, तुम आया करो, थोड़ा तो टाइम से आया करो, ठीक है। आई बात समझे? तो खुले बाजार की क्रिया मतलब क्या भाई? तो मैंने क्या बोला, 2 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? बस मुझे उतना टका ब्याज देना पड़ेगा। कोई 2 टका लेगा, कोई 3 टका लेगा, जितना टका बढ़ता, जितनी इमीडिएट लोन चाहिए उतना टका ब्याज दे दो। 10 मिनट के अंदर पैसा चाहिए, देने वाले 8-8, 6-6, 5-5, 10-10 टके पे देते हैं। इमीडिएट चाहिए, ऐसी कोई जरूरत पड़ गई है तुरंत, कोई ऑपरेशन होना है, लड़की की शादी है, एकदम कम पड़ रहा है, इमीडिएट चाहिए, मिल जाएगा। पैसा क्यों नहीं मिलता है मार्केट में? मैंने क्या बोला, खुले बाजार की क्रिया। बाजार में निकलो तो अकेला बैंक ही थोड़ी ना पैसा देने के लिए, मार्केट में ब्याज का धंधा चलता है, पता है कि नहीं पता? पूरा ब्याज का पैसा होता है। नोटों, सामान की जगह नोटों की गड्डी रखी होती है उनकी दुकान में, आओ ले जाओ, आओ आओ ले जाओ। और ये काम कौन करते हैं जनरली? सिख, सरदार, पठान, मारवाड़ी, ठीक है, बहुत काम करते हैं सब। मतलब मारवाड़ी भी करेंगे, लेकिन वो एक निश्चित टके पर करेंगे। स्पेसिफिकली जो बहुत टके पर काम करते हैं ना, वो पठान और सरदार करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा जिगर होता है लड़ने का, गाली गलौज करने का और पैसा निकलवाने का, हाँ, वसूली भाई बनने का, है ना, उनके अंदर ये जिगर होता है ना। लेकिन जो मारवाड़ी भाई करेगा वो शांतिया करेगा, 1 टके 2 टके पे ले जाओ, उसे लड़ना झगड़ना नहीं आता मारवाड़ी भाई को, वो लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, ठीक है। और जो ये होंगे सरदार होंगे, पठान होंगे, ये जो काम करेंगे वो बिल्कुल वही करेंगे, गुंडा गर्दी वाला। ले जाओ, 10 दिन बाद पैसा नहीं आया तो 11वें दिन तुम्हारे घर पे मैं ही बुलडोजर बन के चढ़ जाऊंगा और तुम्हारे घर के लोगों के ऊपर, और गाली गलौज शुरू कर देगा सुबह से अपने 4 गुंडे लेकर। तो ये चीज़ है ना, लेकिन पैसा इमीडिएट मिल जाएगा उनसे। और हम सबको पता होता है कि वो मार्केट कहाँ रहती है। तो बस वही बात है बेटा, खुले बाजार की क्रिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के माध्यम से अपने बॉन्ड्स बेचकर, डिबेंचर्स बेचकर, अपने सीबीज, है ना, कॉमर्शियल बिल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, उसको भुनाती है, मतलब कैश कराती है। कोई भी ले लेता, आप कोई भी लेने में क्या अंबानी ले लेगा? अब गवर्नमेंट ने बोला, मान लीजिए मेरे 10-10 करोड़ के, 15-15 करोड़ के 10 बिल है, मान लीजिए, एक जनरल बात है, अंबानी तुरंत लेगा, उसे पता है गवर्नमेंट के बिल्स है, उसकी कीमत तुरंत बढ़ेगी बढ़ेगी, तुरंत कैश कर देगा, गवर्नमेंट को पैसा दे देगा, बात खत्म। उससे कोई और कंपनी लेगी, उससे कोई और, यही होता है, जैसे शेयर होते हैं इसी तरीके से मार्केट रोटेट होती रहती है, जिसे मनी मार्केट भी कहते हैं या कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। तो इस तरीके से वो रोटेट होती रहती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, तो अब क्राउडिंग आउट की कंडीशन हमारे यहाँ क्रिएट नहीं होती है, और नरेंद्र मोदी जी ने तो इस कंडीशन को बिल्कुल जीरो कर दिया है। उसका कारण है, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि ना तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस अपना रहे हैं वो, और ना ही क्राउडिंग आउट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक्चुअली उन्होंने, हाँ, सब्सिडी को बहुत लॉजिकल किया हुआ है, और जो बर्बादी कांग्रेस के टाइम पर होती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो सब्सिडी वो सीधा हमारे बैंक खातों में नहीं आती थी, तो उसमें धांधली बहुत होती थी और सरकार का पैसा सही जगह पर नहीं पहुंचता था। तो आपको पता है कि मोदी जी ने जनधन खाते खोलने के बाद
डीबीटी और डीसीटी का काम कर दिया, पहले ही बताया जा चुका है आपको क्लास में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम। तो अब सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होता, वो बिल्कुल सही जगह पर सही तरीके से जाता है। और बहुत जगह पर मोदी जी ने सब्सिडी कम भी कर दी, जैसे रसोई गैस सिलेंडर काफ़ी कम हो गई उसमें कई चीज़ों पे, तो उसकी वजह से क्या उन्हें पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू में भी उनको फ़ायदा हो रहा है। टैक्सेस में उन्होंने सबसे बड़ा रिफॉर्म कर दिया अपने रेवेन्यू डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए, दैट इज़ जीएसटी। ठीक है, सबसे बड़ा रिफॉर्म किया है। तो जीएसटी के बाद उन्हें अच्छे खासे इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्राप्ति हो रही है, जो पहले की मार लिया जाता था, मतलब जो टैक्स डिप्राइवेशन था वो हो जाता था, कर की वंचना या चोरी होती थी, अब कर की वंचना या चोरी नहीं हो पा रही है। तो जीएसटी ने देश के अंदर एक हिस्टोरिकल चेंज किया है टैक्स स्लैब्स के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो वो एक उनका बहुत बड़ा फायदा है जो उन्हें मिल रहा है। दूसरा ये कि अब एफडीआई भी बहुत बड़ा है, तो वहाँ से भी जो टैक्सेस है हमारे, इनकम टैक्स वगैरह बाकी के टैक्सेस है, वो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से वही जो हम बोले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो हुआ है। अब वही बात है कि सरकार इसीलिए अपने राजस्व घाटे को बढ़ाना नहीं चाहते, और आपको पता है कि जो वार्ता थी वो फिर से विफल हो गई है। 2 मांगे मान भी ली किसानों की, लेकिन फिर भी किसान भाई अपनी मांगों पर अड़े हैं, जो कि 2 मांगे उन्होंने मान ली कि हम 4 फसलों पर तुरंत आपको एमएसपी कर दे रहे हैं, लेकिन वो 23 की 23 फसलों पर एमएसपी मांग रहे हैं, जो किसी भी देश की सरकार के लिए मुमकिन ही नहीं है कि 23 की 23 फसलें पूरी की पूरी सरकार खरीद ले, ये पॉसिबल नहीं है। सच्चाई में ये प्रैक्टिकली हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सरकार बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। सरकार ने मान लिया कि तुअर पे, अरहर पे, गन्ने पे 4 फसलें मान ली थी कि हम 4 पे आपको दे देते हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं, हमें 23 की 23 फसलों पे एमएसपी चाहिए। पेंशन हमारी होनी चाहिए 10,000 रुपये 60 साल के बाद हर महीने हमें मिलना ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट इतनी बर्डन, भाई रेवेन्यू होगा नहीं, रेवेन्यू हमने पढ़ा था ना, वही पेंशन, सैलरीज, तो इतना रेवेन्यू डेफिसिट कैसे होगा, तो वही सारी चीज़ें। ठीक है, देखते आगे क्या होता है, फिर से बातचीत होनी है, देखते आगे क्या निकलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, समझ में आया अच्छे से? 23 कॉटन ऐड है उसमें, कॉटन भी तो ऐड हो गया ना उसमें। सरकार अगर देगी तो देगी कॉटन पे ये, पर कॉटन जैसी चीज़ वही है ना कि कुछ चीज़ें तो इसमें ऐसी है कि जिस पर गवर्नमेंट एमएसपी दे देगी। अब किसान मांग रहे हैं गन्ने पर एमएसपी कैसे देगी? अगर नहीं बिका तो सड़ जाएगा, सरकार क्या करेगी उस गन्ने का? वही बात है किसानों की, वो तो उसमें पहले से मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, उसमें लेवी भी है, सब कुछ है। इन किसानों की जिद एमएसपी दो, जिससे कि हमारा गन्ना कटे और तुरंत तुम खरीद लो। उनकी जिद ये है ना, वो भाई वो अपने आप को सेव करना चाह रहा है किसान भाई। सरकार अपनी बर्डन सोचकर चल रही है कि भाई अगर नहीं बिकी कल को तो फिर वो फसल, तो मैं क्या करूँगी? अब किसान कह रहे तो मैं क्या करूँगा? फिर किसान भी ये क्या, तो मैं क्या करूँ, मैं आग लगा दूँ उसमें? तुम तो सरकार हो, कहीं ना कहीं यूज़ कर दोगे। फिर उसके लिए एक तरीका है, सरकार शुगर मिल्स ओपन करे। स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी के अंदर अभी भी शुगर मिल्स जो सालों की ठप्प पड़ी है, ओपन किया जाए और वो गन्ना स्टेट गवर्नमेंट को आधे से कम दामों पे दिया जाए। शुगर मिल्स के थ्रू लोगों को रोजगार भी बहुत मिलेगा। यूपी के अंदर तो बहुत शुगर मिल्स थी, बहुत बंद है, बहुत रोजगार जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेट होगा। फिर ये तरीका ये हो सकता है, हाँ बढ़िया एक तरीका ये कर सकती है गवर्नमेंट। अब वही इतनी बर्डन लेना, फिर शुगर मिल्स, फिर राज्यों से बात करना। चलो यूपी में तो खुद की गवर्नमेंट है, हाँ महाराष्ट्र में काम हो सकता है बहुत अच्छा, तो महाराष्ट्र में भी गन्ना भी होता है, उन्हें नीड भी होती है, पर वही है उनके किसान के खुद के हैं, तो राज्य सरकार कहेगी मैं अपने किसानों से भी तो खरीदूँ। मुद्दा तो ये भी है ना। और केंद्र में चाह रहे हैं कि भाई आप ही हमसे पूरा का पूरा ले लो। तो कुछ फसलें ऐसी है बेटा कि जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनके ऊपर एमएसपी देना बड़ा मुश्किल। जैसे गेहूं, चावल, दालें, इस पे तो सरकार दे ही रही थी आराम से, क्योंकि ये पड़ी भी रहे तो स्टॉक मतलब ठीक से कीटनाशक वगैरह डाल के रखा जाए, तो सालों साल हमारे ही घर में गेहूं पड़ा रहता है, 2-2 साल ठीक से रखा जाए तो वही खराब नहीं होता, ना कोई घुन लगती ना कीड़े लगते। पर ऐसे तो फिर बड़ा मुश्किल है ना। ठीक है, देखते हैं। और फिर उसके अलावा उनकी मांगे और भी तो है ना, एमएसपी के अलावा भी तो मांगे है ना। वो तो थोड़ी ना सिर्फ एमएसपी मांग रहे हैं, उसके अलावा वो पेंशन मांग रहे हैं, बिजली में कटौती मांग रहे हैं, 300 यूनिट फ्री मांग रहे हैं, एमएसपी का 50% लागत का मतलब वो मांग रहे हैं, इंश्योरेंस मांग रहे हैं, बीमा मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं। बहुत मांग रहे हैं बेटा, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। किसान भाई जरूर हैं, पर छोटी मोटी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, वो बहुत बड़ी कॉस्ट मांग रहे हैं चीज़ों के लिए, जो देना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार मतलब किसी भी देश में
पोलैंड में भी आपको पता है ना ऐसा ही वो चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, और एक जगह पे और कहीं चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट इसी तरीके का, वो भी ट्रैक्टर वैक्टर लेकर घुस गए शहर के अंदर। सब लोगों ने इंडिया से सीख लिया है। हाँ, ये इंडिया से सीखा उन लोगों ने, इंडिया ने उनसे नहीं सीखा है। ये इंडिया का जो हुआ था ना फार्मर मूवमेंट पिछले साल लगभग 12-13 महीने चला, उससे सीखकर वो लोग भी घुस गए अपनी मांगों को लेकर, बढ़िया अपने ट्रैक्टर वैक्टर लेकर। सेम कंडीशन वहां भी बनी हुई है, तो क्या किया जाए, उनकी भी यही सब मांगे है ना। ठीक, अगला पॉइंट है प्रिंटिंग करेंसी। चलो, अब हमने मान लिया कि इनमें से तीनों चीजें सरकार की पूरी नहीं हुई, या हुई तो उतना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाई जितना सरकार को बजट में चाहिए 1 साल के लिए, है ना। 1 साल का खर्च चलाना है सरकार को पूरे देश का, 1,50,00,000,000 लोगों का। तो अब सरकार को पता चला कि अभी भी चीजें पूरी नहीं हुई, तो लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट के सामने क्या आ गया बच्चों? प्रिंटिंग करेंसी। प्रिंटिंग करेंसी मतलब मुद्रा, मुद्रा छापकर, छापो मुद्रा छापो, और क्या। नहीं नहीं, सही बात है, मजाक नहीं कर रही हूं। छापो मुद्रा छापो, सरकार कह रही है। बस यहां से भी एक नई साइकिल शुरू होगी बच्चों, जो आप पूरी पढ़कर आए हो, मैं जो बताने जा रही हूं। अब सरकार कह रही है ऐसा करो आरबीआई, तुम छापो मुद्रा। कोई बात नहीं है, आरबीआई मना भी कर सकता है, पर जनरली गवर्नमेंट और आरबीआई की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो मुद्रा छापी जाएगी। अब मुद्रा छापी जाएगी बच्चों, तो मुद्रा छाप कर हेलीकॉप्टर मनी तो बनाई नहीं जाएगी, हेलीकॉप्टर से तो उड़ा नहीं दी जाएगी, ऑब्वियसली हमारी आपकी पॉकेट में डाली जाएगी, पर यूं ही तो नहीं डाल दी जाएगी ना कि मेरे पॉकेट में तुम्हारे पॉकेट में। उसको डाला कैसे जाएगा? कोई नेक्स्ट पे कमीशन लाकर, करेक्ट, कोई नेक्स्ट पे कमीशन लाकर। पे कमीशन आप जानते हैं ना, जिसे आप वेतन आयोग के नाम से जानते हैं। 7वां पे कमीशन आ चुका है, अगला आएगा तो कौन सा आएगा? 8वां पे कमीशन आएगा। तो अब गवर्नमेंट क्या, जनरली 8-10 साल में एक पे कमीशन आ जाता है, 12 साल में आ जाता है। नेक्स्ट मेरे को लग रहा है मोदी गवर्नमेंट चुनाव अगर जीत गई तो उसके बाद पे कमीशन लेकर आएगी। अब पे कमीशन आएगा। अब पे कमीशन क्यों लाएगी? ताकि सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा डाला जा सके। जो प्रिंटिंग करेंसी वो कैसे दी जाएगी? ऐसी दी जाएगी, उनको महंगाई भत्ता देकर, टीएडीए बढ़ाकर। ठीक है, अब उनका टीएडीए बढ़ा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पे कमीशन आया, उनकी सैलरीज बढ़े, पेंशन जो भी चीजें बढ़ी, वो बात हमको ही पता चली, सबको पता चली, बड़ा बड़ा पेपर में आएगा, एक दिन ही 20 दिन रहेगा। पे कमीशन आ गया, एक एक कर्मचारी की, एक एक कर्मचारी इन द सेंस ग्रेड वाइज वो बताएंगे कि सैलरी इतनी इतनी बढ़ गई। मैं आपको बता रही हूँ उसके साथ क्या होगा। जैसे ही पे कमीशन आया, मान लेते 24 में गवर्नमेंट जीती और आ गया, मान लीजिए अगस्त सितंबर में, अक्टूबर से फीस, कोचिंग की फीस 1,20,000 से 1,50,000, 60,000 रुपये इमीडिएट। डॉक्टर की फीस 800 रुपये, किसी फिजिशियन की सीधा 1,200 रुपये। मैं बता रही हूँ, आप देखिएगा इस प्रभाव को, अब देखिएगा। तब तो आप छोटे थे, 7 पे कमीशन आया, अब तो बड़े हो गए, यूपीएससी एस्पिरेंट है, देखिएगा उसका प्रभाव। मार्केट में जितनी चीजें सब महंगी, क्यों भाई? सरकारी अधिकारी कर्मचारी की पॉकेट में पैसा आया है, तो हमारी पॉकेट में पैसा कहां से आएगा? हम भी तो चीजें बढ़ाएं, तुम्हारी भी तो सैलरी बढ़ गई। बात ये होगी, आपने बोला भाई सबकी सैलरी बढ़ गई, बिजनेसमैन वैसे ही अपनी चीजों को रोटेट करता रहता है, वो तो वैसे ही बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है, वो तुरंत अपनी चीजों को महंगा कर देता है। मान लीजिए मैं ट्यूशन ले रही हूँ किसी की, पहले 500 रुपये सब्जेक्ट लेती थी, 700 रुपये सब्जेक्ट लूंगी, पढ़ाना पढ़ा, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ा, पढ़ाएगा ना आदमी। डॉक्टर की फीस 800 से 1000 हो जाए, क्या करोगे? दिखाओगे नहीं? दिखाओगे ना, क्या करोगे? कितनी चीजों को कट करोगे? आखिरकार तो करोगे ना। कोचिंग की फीस 1,20,000 से 50,000 हो गई, फिर भी तो बच्चे इस कोचिंग में नेक्स्ट ईयर आएंगे ना। ऐसा तो तुम्हारे बात कोई आएगा नहीं यहाँ पर, 2 लाख भी हो जाएगी तो भी बच्चे आएंगे, पढ़ना तो है। तो ऐसी चक्री उसमें भी क्या चलेगी? उनके फादर मदर अपने हिसाब से, उनके फादर मदर अपने हिसाब से। जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, कोचिंग की फीस बढ़ गई, नहीं सर 1 घंटे का 1 रुपये लेती थी, अब नहीं लूंगी, अब तो 1.25 रुपये लूंगी। एग्जाम्पल, सर पढ़ाना पढ़वाइए, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ाइए। ठीक है सर, नहीं पढ़वाएंगे, कोई तो पढ़वाएगा, 1.25 रुपये 1.5 रुपये में। बात आई समझ में? तो इस तरीके से सबकी फीस बढ़ी। आगे मेरे बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, उनकी फीस बढ़ी, तो मुझे भी दिक्कत क्यों नहीं हो रही? क्यों? पहले मैं 1.5 लाख कमाती थी, अब मैं भी 2 लाख कमा रही हूं। लेकिन जो मनी की रियल वैल्यू है वो बढ़ी क्या? वो नहीं बढ़ी ना बच्चों। उल्टा आदित्य ने ठीक बोला, मनी जो है, मुद्रा जो, और डिवैल्यूएट हो गई। लेकिन एक्चुअल डिवैल्यूएट वर्ड यूज नहीं करना आदित्य, डेप्रिशिएट। डिवैल्यूएशन कब होता है? जब गवर्नमेंट जानबूझकर करती है। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? नेचुरली होता है ना, इन्हीं नीतियों के कारण। तो अब करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई और ज्यादा। क्यों? क्योंकि रियल हमें फ्रूट उसका कब मिलता है? जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है। इन्फ्लेशन में हमने क्या कहा था?
जब डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंस को सुधारा जाएगा तब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगी। पर यहां पर क्या है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई यहां है और डिमांड यहां है, ऊपर है। तो अब क्या होगा, हालात और खराब होंगे, क्योंकि डिमांड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि कौन उसे खरीद सकता है। अब जो जितना ज्यादा पैसा पे कर सकता है, इस कोचिंग की फीस 1,20 से 2 लाख हो गई। अब एक स्टूडेंट सोच रहा था मैं करियर में एडमिशन ले लूंगा, 1,20,000 की फीस है, 2 लाख हो गई, वो नहीं ले पाएगा। लेकिन जो अमीर बच्चे वो बैठे लेने के लिए, तो बात वही हो गई, अमीर अमीर होता जाएगा, वही पढ़ेगा, वही लिखेगा, वही आगे बढ़ेगा। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, फिर वही बात आ गई, मिडिल क्लास का बच्चा कहाँ जाएगा, वो बेचारा कहेगा मैं घर में तैयारी कर ले रहा, घर में तैयारी होगी नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं अमीर अमीर होते जा रहे हो, गरीब गरीब होते जा रहा है। मिडिल क्लास के हालात वही, अपने खर्चों को पूरा कर करके उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी जा रही है, वो मरा जा रहा है, बस ये उसके हालात चल रहे हैं, यही चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये देखा जाए तो सबसे सबसे बेकार उपाय है। एंड आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट सबसे पहले इसी उपाय को अपनाती है। ना तो एक्सटर्नल एड, ना बोरोइंग, ना इंटरनल बोरोइंग। गवर्नमेंट को लगता है मैं किसी के आगे हाथ पैर क्यों जोड़ूं, घुटने क्यों टेकूं, जब मेरे हाथ में चीज है, मैं मुद्रा छाप सकती हूं, तो मैं क्यों ना मुद्रा छापूं। पर जितनी मुद्रा छपती जाएगी, इस बात को ध्यान रखना बच्चों, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि करेंसी की वैल्यू उतनी डेप्रिशिएट होती चली जाएगी और सोने का मूल्य उतना बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब करेंसी से विश्वास जाता है तब हमारा विश्वास सोने पर आता है, क्योंकि हमें यह रहता है कि सोना अगर आज मैंने 50 का खरीदा, ध्यान से सुनना, तो कल वो इसके ऊपर ही बिकेगा। आज खरीद रही हूं, मान लीजिए मैं 70 या 80 हजार रुपए का तोला सोना या 10 ग्राम, मान लीजिए एक जनरल बात बोल रही हूँ, 10 ग्राम, तो मुझे पता है कल वो 1,20,000 का होगा। तो जब मैं बेचूंगी, जब मैं बेचने जाऊंगी तो मुझे बढ़ती में ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप करेंसी की रियल वैल्यू सोचो, दिमाग लगाओ इस कॉन्सेप्ट में, तो वो सोना भी मिट्टी है। दिमाग लगाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, देखिए तुम कितने बुद्धिमान हो। एग्जैक्टली, क्योंकि रुपए की वैल्यू भी तो गिर गई। जब मैंने खरीदा मान लो 50,000 में, तो आज $1 बराबर मान लो 80 रुपए, जनरल बात। अब मान लो आज मैंने 50,000 का सोना खरीदा, अब मान लीजिए मैं उसे 5 साल बाद बेच रही हूं, अब 50 का सोना बिका 90 में, मान लेते हैं, लेकिन $1 बराबर भी तो 100 रुपए, 110 रुपए हो गया। आई बात समझ में? तो मेरा सोना भी तो मिट्टी हो रहा है, लेकिन कहने के लिए मात्रा में पैसा आ रहा है मेरे पास, लेकिन वैल्यू थोड़ी ना पैसे की। मजा तो तब है ना कि जब करेंसी, एग्जैक्टली जब करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाए। $1 बराबर सरकार कोशिश करके उसे 72 पे 70 पे ले आए, फिर मैं सोना बेचने जाऊं, फिर तो मुझे फायदा है। तो अगर 1947 में किसी ने सोना खरीदा और आज उसे बेच रहा है, तो करेंसी की वैल्यू के हिसाब से उसका सोना मिट्टी से भी बदतर स्थिति में, वो कूड़ा है, वो दिखने में दिख रहा है, क्योंकि उस समय जब खरीदा गया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, इसमें ये समझना पड़ेगा आपको पॉइंट, कि मैडम करेंसी के अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली बता रही है, पर क्वांटिटी ऑफ करेंसी बता रही है, तो यस वी विल गेट इट, क्योंकि उतना पैसा में बढ़ती में दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू थोड़ी ना बेटा, क्योंकि जब मैंने 3 लाख का सोना खरीदा होगा तो उसकी वैल्यू थी, पर आज 3 का अगर वो 9 का बिक रहा है, तो महंगाई भी तो बढ़ गई है। महंगाई भी तो बढ़ गई बेटा, सोच के देखो, तब महंगाई भी तो बढ़ गई कितनी ज्यादा। तो वो चीज है, लेकिन हाँ कहने की बात है, मन को सुकून देता है कि उतना पैसा हमें बढ़ती में दिख रहा है। तो इसीलिए रुपया जितना डेप्रिशिएट होगा, उतना ज्यादा गोल्ड एप्रिशिएट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा हमारा विश्वास सोने पर बढ़ता चला जाएगा कि क्यों ना हम पैसे की बजाय सोना रखें अपनी अलमारी के अंदर। आई बात? तो इसीलिए ये सबसे सबसे बेकार उपाय है सरकार का, एंड स्ट्रेंज की इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले इसी उपाय को अपनाने की कोशिश करती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब ये हो गया, ये आपको समझ में आया? ठीक है, और यही हमारी पूरी की पूरी क्या है, फिस्कल पॉलिसी। इसी को ही पूरी जितनी चीजें आपने पढ़ी, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। तो चाहे आप टॉपिक को राजकोषीय नीति के नाम से पढ़ें, चाहे पब्लिक फाइनेंस नाम से पढ़ें, चाहे गवर्नमेंट बजटिंग के नाम से पढ़ें, चीजें सब की सब एक जैसी ही हैं। कहीं आपको फंसने की, ट्रैप होने की पेपर में नीड नहीं है। और यही राजकोषीय नीति है कि जिसमें सरकार देखती है कि उसका खर्च कितना होगा, है ना, उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसकी रिसिप्ट कितनी होगी, उसकी प्राप्ति कितनी होगी, कहाँ से सरकार पैसा लेगी, कहाँ से देगी, कहाँ पर बढ़ाएगी, कहाँ पर घटाएगी, कहाँ पर टैक्स लगाएगी, कहाँ से वसूली करेगी। जब इन सारी चीज़ों के ऊपर सरकार बात करती तो उसे उसकी फिस्कल
पॉलिसी कहते हैं मतलब उसकी खजाने से संबंधित नीति, उसके राजकोष से संबंधित नीति अर्थात राजकोषीय नीति, है ना, वही फिस्कल पॉलिसी। क्लियर है बिल्कुल? तो ऐसा इसमें कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब हमें पता है कि घाटा तो है हमारे पास और हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग भी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ठीक है। चेंजेस कैसे कैसे किए? जैसे कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमारे यहाँ पर एलपीजी आया। 90 तक तो हमारे हालात बहुत खराब थे। जो भी चेंजेस हमें मुख्य तौर पर मतलब मेनली देखने को मिलते हैं वो 1991 से दिखते हैं, पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसे हम कहते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट सबसे पहले एलपीजी लेकर आई, लिबरलाइज किया खुद को। लिबरलाइज किया इसलिए किया ताकि लाइसेंस पॉलिसी, कोटा सिस्टम, परमिट सिस्टम वो रिमूव कर दे, है ना, और लिबरलाइज हो जाए ताकि जितने भी ढील है वो उद्योगों को दे दें ताकि उद्योग आराम से कामकाज कर सके। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लेकर आई, वैट लेकर आई, वैल्यू एडेड टैक्स लेकर आई। जीएसटी तब तक बहुत से देशों में आ चुका था, बट गवर्नमेंट इस कंडीशन में नहीं थी कि जीएसटी ला पाती, क्योंकि वैट का ही विरोध जबरदस्त था। तो फिर गवर्नमेंट क्या लेकर आई? जीएसटी। अब जीएसटी जैसा रिफॉर्म लेकर आई। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलपीजी एक प्रोसेस है बच्चों जो चल रहा है ना, ये कोई एक टाइम पीरियड के लिए नहीं है बच्चों। आप इसमें कभी भी ट्रैप मत हो ना, कितना ट्रैप किया जाए मेंस और प्रीलिम्स में, ये प्रोसेस है और प्रोसेस कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं है। ये प्रक्रिया है, चल रही है, चलती रहेगी। और जितने भी रिफॉर्म आपको गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के दिख रहे हैं वो सारे के सारे एलपीजी के अंडर ही आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके तहत हमने जीएसटी किया, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको पता है कि अपना जो एक FRBMA एक्ट है, ठीक है, जिसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, FRBMA, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये एक्ट बना था 2003 में, FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम। टू 2003 में ये एक्ट आया था बेटा और 5 जुलाई 2004 से इनैक्ट हुआ था, लागू हुआ था ये राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 आया था 2004 में और लागू हुआ था बच्चों ये 5 जुलाई 2004 से, 2003 में आया था, 2003 में आया था, 2004 से लागू हुआ था। 5 जुलाई 2004 से ये लागू हो गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA। इसमें क्या था? इसमें यही था जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रयास है। इसमें ये चीज़ थी कि धीरे धीरे स्टेट अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करें। एग्जैक्ट वही चीज़ कि जब अगर हमें अपने घर के अंदर अपने खर्चों में कटौती करनी है या अपने घर के बजट को बहुत मैनेजेबल तरीके से लेकर चलना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब बजट बनाते हैं तो उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं खर्चे सबसे पहले कौन से जरूरी। आप सबको पता है, किसी से पूछने की नीड नहीं है, लेकिन आप सबको पता है कि आपका घर का पहला खर्चा क्या होगा सबके, क्योंकि अपने अपने अलग अलग खर्चे हैं, तो पूछने का कोई फायदा भी नहीं निकलेगा क्लास के अंदर। तो आप, लेकिन सबको पता है कि हाँ, कोई एक भी फैमिली इस क्लास में ऐसी नहीं होगी कि जो कि उन प्रायोरिटाइज या प्राथमिकता सूची वाले खर्चों को छोड़कर कई फालतू जगह पर खर्च करेगी। और अगर ऐसा हम में से किसी की भी फैमिली करती है या कर रही है या करेगी, तो कल की डेट में वो परेशानी में आएगी ही आएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, पैसा खूब है, आपके घर में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप खर्च कर सकते हैं। पर अगर हम एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो हमारे बजट में भी खर्चों को प्राथमिकता सूची के आधार पर रखा जाता है, ठीक है। तो आई बात समझ में? तो यहाँ पर सेंट्रल ने बोला कि मैं भी अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करती हूँ और स्टेट गवर्नमेंट आप भी अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करें। दूसरा, खर्चों के पीछे का लॉजिक देखें, तर्क देखें, उसके पीछे की रीजनिंग देखें। सम टाइम हमारे कुछ जरूरी खर्चों के पीछे की भी रीजनिंग हो सकती है, जैसे कि रेशनिंग, हमारे घर का राशन। अब उसमें रीजनिंग हो सकती है हमारी कि मान लीजिए सपोज दैट मैं केचप लेकर आ रही हूँ, मैगी ला रही हूँ, तमाम तरीके के बिस्किट सॉसेस ला रही हूँ, ऑब्वियसली मैं उन्हें कट कर सकती हूँ,
अगर उन सबको मिलाकर मेरा 6,000 का राशन आता था अभी तक और मैं 6,000 ही जोड़ रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसे 3,000 पे ला सकती हूँ, 4 पे, तो 2 बच सकता है मेरा, जो मैं किसी अच्छी जगह पर खर्च कर सकती हूँ, बच्चों के कॉपी किताब के ऊपर, उनके फ्रूट्स के ऊपर, मिल्क के ऊपर, मान लो मैं सोचूँ तो खुद के ऊपर अच्छी जगह पर। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि जो हमें तार्किक खर्चे दिख रहे हैं, नहीं नहीं वो तो बिल्कुल तार्किक है, बिल्कुल नहीं। आपको रफ रजिस्टर चाहिए तो आप रफ ही लेते हो ना, आप महंगे रजिस्टर तो यूज़ नहीं करते ना 80 वाले, आपको लगता है कोई 40-50 का मिल जाए, क्योंकि हमें रफ वर्क करना है, बहुत पढ़ना लिखना है। यहाँ तक कि आप इतनी रीजनिंग लगाते हो कि डेली के पेन यूज़ करने के लिए आप बॉल पॉइंट पेन लेते हो, सस्ते पेन लेने की कोशिश करते हो। हाँ, लेकिन जब अच्छे नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप सोचते हो कि जेल पेन ले लो, वो ले लो। क्यों? हम छोटी छोटी जगह पर रीजनिंग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? यही तो है बेटा हमारा प्रायोरिटाइज करना अपने खर्चों को, कि हर जगह पर हम 20-20, 15-15 रुपये का जेल पेन थोड़ी ना यूज़ करेंगे यार, इतना खर्चा थोड़ी ना करेंगे कि महीने के हम 500 रुपये के पेन ही यूज़ कर दें। तो हम क्या करते हैं, पूरा पूरा सेट ले आते हैं सस्ते में और उठाकर यूज़ कर लेते हैं। तो वही चीज़ होगी। तो हम क्या करें, बार बार प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली वही चीज़ कंट्री के अंदर भी है। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने किया रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को, रीजनिंग वे में किया, खर्च कर रहे हैं रीजनिंग वे में कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन लॉजिकल और रीजनिंग वे में दे रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से, डीसीटी के माध्यम से, ताकि पैसा कहीं भी उल जुलूल इधर उधर बर्बाद ना हो। राशनिंग अभी भी मिल रही है लोगों को पीडीएस सिस्टम से, लेकिन पंचिंग के माध्यम से, ताकि किसी कोई और का राशन कोई और ना ले पाए। तो डिजिटलाइज कर दिया गया है, 1 नेशन 1 रेशन कार्ड गवर्नमेंट ने बनाया, उसमें भी पंचिंग सिस्टम। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है कि प्रायोरिटाइज करिए। हम खर्च तो करेंगे, खर्च करना जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटाइज करके उन चीजों को हम खर्च करेंगे तो हम जरूर कहीं ना कहीं लगाम लगा सकते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट ने उपाय किए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चौथा पॉइंट है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने, जो कंपोनेंट अपनाया है। तो इन्फ्लेशन जितनी कंट्रोल में रहेगी बच्चों, और जितना हमारा रुपया करेंसी कम से कम डेप्रिशिएट होगी, आप इस बात को मान कर चलिए कि उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो हमें दिखाई देगी। क्योंकि हमारी जो परचेसिंग पावर है ना वो बढ़ेगी, है ना। जो हमारी परचेसिंग पावर है, पैरिटी भी होगी उसमें। पैरिटी मतलब बाहर के कंट्रीज के साथ नहीं होगी बेटा, हमारी भी परचेसिंग पावर बढ़ेगी इन कंट्री। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी अच्छी होगी। डॉलर के मुकाबले अगर हमारा रुपया मजबूत होता है तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी तो फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो उसमें भी फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें करके गवर्नमेंट ने क्या किया, बराबर तरीके से, एक तरीके जैसे हम बोले कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स अपनाए, कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अपनाए, कुछ मॉनेटरी फैक्टर्स अपनाए, और इन फैक्टर्स को अपनाकर गवर्नमेंट क्या कर रही है, बराबर तरीके से अपने बजट का मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है। और उसीलिए जिसे हम कह रहे हैं कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजकोष का उत्तरदायित्व भी हम लें और साथ में बजट का मैनेजमेंट भी हम करें, ठीक है, ताकि देश बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, चलिए क्लियर है अभी यहां तक जितना पढ़ा आपको? ठीक है, इसे फिस्कल कंसोलिडेशन भी कहते हैं, राजकोषीय समेकन की नीति भी कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया भी कहते हैं। इन्हीं सारी चीजों को जो गवर्नमेंट उपाय करती है ना, इसे हो सकता है पेपर में आपको ऐसे पूछे कि सजेशंस दीजिए फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए, और आप एकदम परेशान हो जाए कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है। तो जितने मैंने पॉइंट्स बताए यही है फिस्कल कंसोलिडेशन, मतलब पूरे के पूरे पैसे को एक जगह पर लाकर फिर से ठीक तरीके से खर्च करना। ठीक है, क्लियर है? सब है नोट्स में तभी तो मैं कुछ लिखवा नहीं रही हूँ मुझे क्योंकि पता है ना, और जहां कमी हो गया फिर मुझे बताना। मैंने जो बोला था मुझे था कि आज आप मुझे बता देंगे फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी बेटा, द पॉलिसी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया। ठीक है, और मैं इतनी बड़ी गारंटी दे रही हूँ बेटा आपको, अगर आपने टॉपिक ठीक से पढ़ा है ना, मैं जनरल बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको नोट्स दिए नहीं है या आप तक बनवाए नहीं है तो मैं कोई बहाना मार रही हूँ। अगर आपने मेरे लेक्चर को ठीक से क्लासेस में सुना है ना, मैं इतनी बड़ी गारंटी ले रही हूँ आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। और बोलो, अगर मैं आपको नोट्स ना भी देती, एक बात है, और कुछ नहीं भी लिखवाती ना, और आपने कॉन्सेप्ट ठीक से समझा ना बेटा, आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से कहीं नहीं जाएगा। बस आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बोलो, है ना। तो क्लास में इसलिए मैं क्या होता है, लेक्चर ध्यान से सुनो, टीचर जो कॉन्सेप्ट दे रहा है वो सुनो ध्यान से। नोट्स ये सब चीजें बेकार की हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है ना, क्वेश्चन हमेशा वहीं से बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, नोट से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, और जब भी क्वेश्चन आएगा देखिएगा अच्छा हाँ टीचर ये बता तो रही थी, मैडम कुछ बता तो रही थी, सर कुछ बता रहे थे ना, वही ना ध्यान से सुना नहीं, तो वो कुछ हो जाता है। तो एक एक बात को कि टीचर ने क्या बोला, कि जितने उपाय सरकार अपनाएगी
फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट के लिए उसे क्या बोला जाएगा? राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया, फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी। ठीक है, चीजें वही हैं सबकी सब। ठीक, चलिए तो फिलहाल मैं मान के चलूं कि आपको क्लियर है सारी चीजें। एक बार नोट्स पढ़िएगा और नोट्स पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम है आपको कहीं लिखवाने में, कोई किसी चीज में बताइएगा, मैं उस चीज को वहां पर लिखवा दूंगी। ठीक है, चलो अब एक बार आपने जो भी पढ़ा है उसको सोचो और तुरंत एक चार्ट बना दो जल्दी से, पूरे पब्लिक फाइनेंस का। तुमने क्या सोचा मैं भूल जाऊंगी? जल्दी रिवाइज करो, आंखें बंद करो जल्दी से, 10 मिनट्स के अंदर। हाँ, और कॉपी तुरंत बंद हो जानी चाहिए तुम लोग की उसके बाद। ठीक है, 3 से 4 मिनट लो सोचने के लिए, दिमाग में लाने के लिए, और वो पूरा चार्ट मुझे बनाकर यहाँ पर शो करो। एक एक बच्चे का मैं चार्ट यहाँ पर आकर देखूंगी। कर क्या पाऊंगी? कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, स्केल तो है ही नहीं। मंगाओ स्केल, स्केल मंगाओ, डंडा डंडा। अर्थदंड लगेगा 10 रुपए का, अर्थदंड 10 रुपीज, उसे तुरंत पे करना पड़ेगा। फिर उससे तुम लोग ले समोसे मंगवा देंगे। पूरा चार्ट बनाना है पूरा, ठीक है, जैसे मैंने बताया, पढ़ाया, लिखा है। चलो जल्दी रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज हो गया? हाँ ठीक है, तो फिर बंद कर दो। चलो एक एक पेज ले लो और उसमें चार्ट बनाओ पूरा, पूरा गवर्नमेंट बस्टिंग का चार्ट बनाकर दिखाओ मुझे। हाँ तुम, कोई बात नहीं है, तुम तो आ जाइयो। चलो चलो बंद करो, बंद करो। क्या क्या? तुम थे, कल तो क्लास ही नहीं थी। तुम थे विशाल, तुम बराबर थे। ये नहीं था विशाल? परसों क्यों आया है? चलो ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज कर लो, देख लो, इतना क्या। चलो आगे पीछे से ले लो। हिंदी मीडियम कौन है? तुम आए थे ना? कब आए थे? वो तुम्हारी गलती है। 10 रुपए का अर्थदंड तैयार रख लो, कोई बात नहीं है। 10 रुपए का अर्थदंड 5 नहीं चल पाएगा बेटा, 20 चल जाएगा फिर तो। 20 रुपए का अर्थदंड रख दो फिर, नहीं तो वो ज्यादा ठीक है। मुझे पता बच्चे कहेंगे मैडम अभी ले लो। चुपचाप बनाओ चार्ट, चलो जितना आता है उतना बनाओ। चलो जल्दी बनाओ, 10 मिनट का टाइम है। ले लो, किसी से हेल्प ले लो, जो नहीं आया था देख लो, ऐसा भी तो कर सकते हो। कोई बात नहीं है।
हो गया? हो गया? 5 मिनट और लो बस, क्वेश्चन थोड़ी ना है। जगह नहीं पूछी तो जो ये वाला है वो यहाँ पे लिख दिया और इसका यहाँ पे। अच्छा ठीक है। दिखाना बेटा, पेन देना। रेवेन्यू ये लिखा ना तुमने, तुम यहीं खड़े रहो। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, तो टैक्स ठीक है, टैक्स ठीक है, ठीक है। इसका तुमने यहाँ लिख दिया ना, हाँ उतने में यहाँ पे नहीं पता। पेंशन्स ठीक है। ग्रांट भी हो सकता था इसमें, है ना, पर वो मिलता नहीं है अब, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर तुमने यहाँ लिख दिया। पेमेंट ऑफ लोन टेकन गवर्नमेंट ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इसके तो बहुत पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं। जनरल सर्विसेज के लिए, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, डिफेंस के लिए, है ना, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट है ना, ठीक है, ठीक है, लगभग ठीक है ना, ठीक। देखना तुम्हारा पेन में। तो तुमने पढ़ा होगा मौसम अभी बैठ के, फिर तभी लिखा होगा ना। कैपिटल बजट, क्या रीड करके ही लिखा था क्या मौसम अभी? तो फिर अच्छा, फिर बिन दे लिखे तो बहुत अच्छा लिखा तुमने, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा। बस वो कुछ पॉइंट्स तो मिसिंग है अभी ऑब्वियसली, है ना,
वो 2-3 बार पढ़ोगी, बहुत अच्छा लिखा उस हिसाब से, चार्ट भी बिल्कुल परफेक्ट बनाया, सही बनाया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आज ही आई और बढ़िया लिखा। नहीं लिखती तो ये अच्छा है, पहले भी मैंने तारीफ की थी इसकी मौसम की, लिखती सही है वो। और बताओ बेटा किसने लिख लिया बताओ। लाओ आदित्य, लाओ लाओ लाओ। अब की बार मत कहना कि नाम वाला, हाँ चलो कोई बात, तो तुम ही आ रहे हो ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। गड़बड़ से हो गई, क्या गड़बड़ सी कर दी तुमने बेटा? मतलब कैपिटल बजट यहाँ पे पीछे लिखा है सारा, अच्छा ठीक है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पॉइंट्स हैं, और ये नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है चलो बैठो, मैं देख चेक करके दे रही हूँ। वो नहीं बताया, बजट के टाइप्स वगैरह नहीं बताया तुमने, भूल गए? वो भी तो बताते ना, चलो। हाँ ठीक है आदित्य, उसको दे देना बेटा पीछे। बजट के टाइप नहीं लिखे है ना, थोड़ा सा पॉइंट्स उसमें मिसिंग है, जैसे उसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट्स हैं, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पॉइंट्स भी हैं। ये किसके किसके हैं नाम लिखा है? ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, तो वो वही है अभी, ठीक है। पढ़ना और इसको अपने घर में प्रैक्टिस करना, एक बार पूरा पढ़ के ना, ईमानदारी से बैठ के बच्चों, ईमानदारी से, ये तुम्हारे लिए है, पूरे को ध्यान करके पढ़ के अच्छे से बनाना। मुझे मत भी दिखाना, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, क्या मुझे आता है, बहुत काम आने वाला है ये पेपर में आपको, ये चार्ट पूरा। यस बेटा, ठीक है ठीक है। ये किसका है? तुम्हारा है ये? अच्छा दिखाना, ये बना लिया तुमने, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो मैंने बोला था उस तरीके से, हाँ ठीक है। इसमें वो भी बना लेती ना फिर, बजट के जो और भी टाइप्स है, ट्रेडिशनल वगैरह, कैपिटल, है ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा, हाँ 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 ठीक है ठीक है, हाँ ट्रेडिशनल, कैपिटल, परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ कैपिटल का बनाओगे, पूरा उसका हो गया, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, देखो ये बनाया है साक्षी ने, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना ये। इसी को बना के अपने रूम में लगा लो, 2-4 दिन में कभी जैसे ध्यान गया, खाते पीते उसको पढ़ते रहोगे ना, तो पेपर में एकदम सेट रहेगी चीज, बहुत बढ़िया। अच्छा ये विधि, विधि का है, विधि का है ना, ठीक है। कशिश और छोटा लिख देती बेटा, तो छोटा छोटा लिख, क्या हो क्या गया है तुम लोगों को, क्या हो गया है? अपना नाम भी नहीं तुम लोग पहचान रहे हो, कशिश कशिश बोल तो नहीं हो। हाँ? छोटा क्यों लिखती है? ये तुम्हारे पेपर है ना, एकदम छोटा छोटा उसी में लिखी जा रही है, लिखी जा रही है तो इतना बड़ा पन्ना, लिखो ना आराम से, कोई बात नहीं।
उसका नहीं लिखा क्या कशिश? कैपिटल का नहीं लिखा? कैपिटल बजट? अच्छा हाँ ठीक है, तो वही मिसिंग है बस। हाँ विधि, तुमने बहुत अच्छा बनाया है एकदम, मतलब अपने मन से बनाया बेटा? बैठ के बनाया कि मतलब कुछ देखा भी है? पर दिख तो नहीं रहा, ये देखा वाला तो लग नहीं रहा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मिसिंग है वैसे, है ना? पर बहुत अच्छा बनाया है। इसको तुम क्या कर सकते हो, तुम भी जैसे साक्षी ने बनाया ना, तो उस तरीके से घर में एक बार इसी तरीके से इसको फेयर कर लेना। बहुत अच्छा बनाया, सरप्लस भी बताया, डेफिशिएंट भी बताया, बढ़िया है, बहुत अच्छा बनाया। हाँ ठीक है, सिमरन ने और भी अच्छा लिख दिया, प्लान भी बता दिया, नॉन प्लान भी बता दिया, है ना? हाँ तुमने बताया, बिल्कुल। अभी वो पढ़ूंगी ना तुम्हारा। सबको लगता है हमारी भी तारीफ हो जाए, सही बात है, हमने भी तो किया है। हाँ तो वो उसका चेक पहले हो गया ना, वो बात दूसरी, तुम्हारा देखो नीचे रह गया ना, इसलिए। कैपिटल तुमने भी नहीं बताया ना? हाँ अच्छा तो बता रही थी, पूरा कैपिटल भी लिख देती, कोई बात नहीं, उसको ध्यान से। पर अच्छा बनाया, परफेक्ट। पॉइंट्स भी तुम्हारे साथ बिना देखे बनाया ना, पक्का बेटा? बस हाँ, ये ऑनेस्टी होनी चाहिए। पूरे पॉइंट नहीं दिए बस साक्षी, उसके कैपिटल में तुमने रिसिप्ट्स के 3 पॉइंट्स है ना? 3 पॉइंट्स है ना? तो क्यों नहीं दिए? अच्छा, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी कम दिए, बाकी अच्छा दिया बहुत, बाकी बढ़िया बताया। एडी बताया, एक दो बच्चों ने और भी बताया था, एडी पीबी मतलब जो एस्टिमेशन है वो ही बताया। प्लान, नॉन प्लान, बजट वर्ड कहाँ से आया? बजट से आया, फ्रेंच वर्ड है ना? सही है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से बताया। बस वही कमी कर दी यहाँ पर, अगर इनकम्प्लीट का साइन दे दिया मैंने, तो यहाँ पर अगर कर लेती तो फिर वो पूरा कंप्लीट हो जाता। ठीक है, लो ये ले लो विशाल, ये दे दो ना जरा बच्चों को। सबके आ गए? सबके? ना तुम्हारा कहाँ है? दिया है, ठीक है। अब है, तुमने बनाया ना? मतलब अभी बिना देखे बनाया ना बेटा? जो पॉइंट्स थे ठीक है, पक्का हंस रहे तुम्हारे फ्रेंड्स, तो हंस रहे हैं, वो उनके हंसने का मैं क्या ही बताऊं। हाँ हाँ, बस ये कहो, वो सही कह रही है विधि कि एक्चुअली मैं ये कुछ कुछ पॉइंट्स देख पाया। वाह विधि, बस वाह, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, सही बात है। देना बेटा, ठीक है।
नव तुम आए थे, अभी तक नहीं आए थे? आज ही आए हो क्या? आए थे तो तुमने भी कुछ कुछ देखा कि पूरा देखा कि ठीक ठीक अपने मन से किया? अच्छा, अभय के दम पर किया है। आदित्य बोल रहा, अब मैं क्या मानूं? तुम्हारे संगी साथी तुम्हारी गवाही दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। मैं वही तो, हाँ तुम इंग्लिश मीडियम नहीं, पर इसने मुझे पहले दिन तो हिंदी मीडियम ही बोला था। नहीं नहीं, पर नव ने जब मुझे पहले दिन पूछा था तो तुमने मुझे हिंदी मीडियम ही बताया था, मुझे याद है। ठीक है, ये लो विशाल, ये भी दे देना बस। बढ़िया बनाया सेजल, इसमें दो तीन बच्चों ने अच्छा बनाया है। सेजल ने अच्छा बनाया, साक्षी ने अच्छा बनाया, विधि ने, निधि है वो, अच्छा विधि दिख रहा था, दिख रहा उसमें, अच्छा वो वैसे, हाँ तो निधि ने अच्छा बनाया, अच्छा बनाया है, मतलब बढ़िया एफर्ट किया है। आदित्य ने भी ठीक ठाक बनाया। तुम्हारा नहीं आया ना पंकज? पंकज का अच्छा अच्छा, वो तुमने चेक करके दे दिया मैंने। अच्छा लो पेन ले लेना, ठीक है। और जिसका बच गया, तुम्हारा बच गया तो मुझे कल दे देना, या दे दो, है ना? मैं कल चेक करके दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।